हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 12.1 के एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 5 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2, 3 ये हम तीनों फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सारा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन तो सारे कवर करेंगे, जो कुछ बातें रह गई एक्स्ट्रा बताने को मैं सारी की सारी आपको देखो दोबारा बताता हूँ। पहले हमने क्या सीखा, फिजिबल रीजन क्या होता है। मैं आज एक बार फिर से आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि बुक में बार बार फिजिबल रीजन लिखने से आप कंफ्यूज ना हो कि ये होता क्या है। फिजिबल रीजन का मतलब आपको पता है कि जैसे मान लो आपने दो लाइन है और उनका आपने क्या किया, ग्राफ बनाया। एक लाइन का ग्राफ मान लो ऐसा आया, कैसा भी आ सकता है ग्राफ, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें ग्राफ बनाना आता है, ठीक है। और दूसरी लाइन का ग्राफ मान लो हमने बनाया बच्चों, वो ऐसा आया। ये मान लो है फर्स्ट लाइन, ये मान लेते हैं सेकंड लाइन, और इनका सॉल्यूशन यानी कि जो कॉमन एरिया है वो ये वाला आया। कोई भी ग्राफ आ सकता है, कुछ भी। जो कॉमन सॉल्यूशन ये आता है ना दोनों लाइन का, इसको ही बच्चों क्या बोलते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, सॉल्यूशन एरिया। सॉल्यूशन एरिया का मतलब ये होता है कि जो दो इक्वेशन आपको दे रखी है, लाइन 1 की और लाइन 2 की, जो इन इक्वेशन दे रखी है, उन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कौन से पॉइंट करेंगे, जो पॉइंट इस एरिया के अंदर लाई करेंगे, इस एरिया के अंदर या इसके बाउंड्री के ऊपर लाई करेंगे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर इधर, सारे ये सारे के सारे पॉइंट्स उन दोनों इन इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि फिजिबल रीजन ये तो हो ही सकता है, साथ में आपको पता है कि फिजिबल रीजन ये भी हो सकता है। मैं एक और डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये बिल्कुल बाहर वाला, ये जो रीजन है सबसे बाहर वाला, ये भी तो फिजिबल रीजन हो सकता है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही फिजिबल रीजन हो, और भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक और डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। मतलब कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि फिजिबल रीजन कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी है। ये वाला जो छोटा बॉक्स है ये भी फिजिबल रीजन हो सकता है, कोई भी फिजिबल रीजन हो सकता है। वो ढूंढते कैसे हैं, मैंने पहले लेक्चर में आपको सारा समझा दिया। फिर अब बात आती है, व्हेन फिजिबल रीजन डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ केस ऐसे भी बच्चों आते हैं कि जहाँ पे फिजिबल रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको दो लाइनें दे रखी है। कितनी लाइनें दे रखी है बच्चों, दो। आपने उन दोनों लाइन का क्या बनाया, ग्राफ बनाया। वो ग्राफ आपका ऐसा आ गया, एक लाइन ये और एक लाइन ये। बच्चों मान लेते हैं ग्राफ ऐसा आ गया, और जो एरिया है ना, मान लो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन मान लेते हैं आपकी एंट्री करती है अंदर की तरफ। फर्स्ट लाइन का जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो मैं मान लेता हूं कि आपकी तीन लाइनें आ गई, एक, दो, और हम एक तीसरी लाइन बना देते हैं। मान लो ये तीन लाइनें हमने बना दी। तीन लाइनें आपको दे रखी है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि फिजिबल रीजन कई केस में एग्जिस्ट करता ही नहीं, कॉमन एरिया होता ही नहीं। मैं मान लेता हूँ कि जो पहली लाइन है ना, वो तो क्या है, ट्रू। ये तीसरी लाइन है ना, ये क्या है, ट्रू। मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। और जो दूसरी लाइन है ना, इसका बाहर जाएगा, यानी कि ओरिजिन से दूर। और जो पहली लाइन है वो भी कहाँ जाएगी, ओरिजिन से दूर जाएगी। तो ये बताओ मेरे को, क्या इन तीनों लाइनों के अंदर कोई आपको कॉमन एरिया दिख रहा है। पहली लाइन का एरिया ये है अंदर वाला, लेकिन इस एरिया के अंदर ना तो ये, सॉरी, तीसरी लाइन, इस तीसरी लाइन वाले एरिया के अंदर ना तो पहली लाइन की एंट्री होगी ना दूसरी लाइन की एंट्री होगी। और बताओ बाकी किसी भी एरिया के अंदर ये तीसरी लाइन जाने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है। इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कि इन तीनों इक्वेशंस का या इन इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इन तीनों इन इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। तो पूरी आपकी एक्सरसाइज के अंदर या पूरे चैप्टर के अंदर दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर कोई फिजिबल रीजन नहीं है। एक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 5, और दूसरा मैं आपको करवाता हूँ। अभी देखो, मैं सारे के सारे आपको सीरियल वाइज कराऊंगा चीज़ें। आपको इस वैल्यू को मिनिमाइज करना था, और ये आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखी है, कंडीशन। एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। x प्लस वाई को 8 मानते हैं, और क्या करेंगे हम, 3x प्लस में 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। देखो ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ समझने वाली बातें हैं। मैं वो सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। समझ आने के बाद क्वेश्चन आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आप तुरंत उसको कर दोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। इसकी हम टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई
एक्स को 0 पुट करेंगे y 8, y को 0 पुट करेंगे x कितना आएगा अपना 8 आएगा। इसकी भी टेबल बना लेते हैं हम। एक्स वाई, एक्स को 0 पुट करेंगे y 3 आएगा और y को 0 पुट करेंगे x बच्चों 5 आएगा। ये हमने क्या कर दिया, टेबल बना दी दोनों की। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ग्राफ के ऊपर कोई भी कॉमन एरिया नहीं आएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। एक्स की हाईएस्ट वैल्यू बच्चों 8 तक है, 2 4 6 8, और वाई की वैल्यू भी कितनी है, 8 तक है। मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8। ये हो गया, दो का गैप ले लिया मैंने। अब देखो 0 8 और 8 0, ये आ गई बच्चों आपकी पहली इक्वेशन। ये क्या आ गई आपकी पहली इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ देखो कैसे आएगा, 0 3 पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा, इन 2 और 3 के बीच में होगा 0 3, ये पॉइंट 0 3 होगा। 5 0 कहाँ पे मिलेगा बच्चों, ये वाला पॉइंट है देखो 5 0। इसका ग्राफ बनाओगे आप तो इसका ग्राफ आपका ऐसा जाएगा। ये हो गया। अब पॉइंट पुट करेंगे, इसके अंदर पॉइंट पुट करोगे आप x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। इसमें बच्चों जब आप 0 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहाँ 0 0 पुट करोगे 0 लेस देन इक्वल टू 15। ये तो ट्रू आ गया और ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया है ना, 0 8 से बड़ी नहीं होती। तो अब मेरे को आप बताओ पहली लाइन क्या है, फॉल्स है। ये दूसरी लाइन है, पहली लाइन फॉल्स है मतलब कि एरिया ये होगा, इसका सॉल्यूशन एरिया दूर जाएगा ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से दूर। और दूसरी लाइन का ट्रू है, ग्रीन वाली लाइन का एरिया यहाँ अंदर की तरफ आएगा। तो बताओ ये ओरिजिन से दूर जा रही है, ये ओरिजिन के पास आ रही है, तो फिर बीच का एरिया तो कोई हुआ ही नहीं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नो फिजिबल रीजन, और क्वेश्चन हो जाता है अपना खत्म। जब फिजिबल रीजन नहीं होता उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता, क्वेश्चन वहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया एक आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10। ये आज हम कर रहे हैं सिर्फ 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। एक एग्जाम्पल है ऐसा पूरी बुक में आपके जिसमें फिजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं करता, और एक ये क्वेश्चन है जिसमें फिजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों को मैं एक साथ करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। मैक्सिमाइज करना है आपको जेड को। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो तब करेंगे ना जब कोई कॉमन एरिया निकल के आएगा, पहले कॉमन एरिया तो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे शो करूंगा कॉमन एरिया ही नहीं मिलेगा आपको कोई भी। इसकी वैल्यू कितनी है, -1, और -x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। ये क्या है, इक्वल टू 0 है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब 2 पॉइंट निकालूंगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। अगर मान लो x की वैल्यू को आप 0 पुट करोगे, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, x को 0 पुट करोगे तो ये ऐसे लिखा करो, 0 माइनस वाई इक्वल टू -1। 0 माइनस वाई क्या होता है, -y। तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1। और जब आप y को 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, x कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये ग्राफ कैसा बनेगा। इसमें देखो कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। जैसे राइट हैंड साइड में इसमें -1 है, पहले वाली इक्वेशन में 3 होता था, 12 होता था, यहाँ पे तो क्या 0 है। जब बच्चों कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होती ना, तो आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना, ये वो कैसा होगा, वो ओरिजिन से पास होगा। इट पासिस थ्रू ओरिजिन। कब, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो उसका ग्राफ हमेशा ही ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या होता है कि इस लाइन का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, यानी कि 0 0 पॉइंट इस लाइन के ऊपर पक्का आएगा। क्यों, क्योंकि देखो 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। जब x को आप 0 पुट करोगे तो y भी कितना आएगा बताओ, 0। यानी कि 0 0 पॉइंट इस लाइन के ऊपर हमेशा आएगा। लेकिन बाकी किसी भी इक्वेशन में देख लो, यहाँ पे आप x को 0 लिखोगे तो y थोड़े 0 आएगा। तो वो कब होगा, जब कांस्टेंट टर्म क्या होगी बच्चों, 0। तो एक पॉइंट तो मेरे को मिल गया 0 0। दूसरा पॉइंट कैसे निकालूं मैं, -x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो ये प्लस -x उधर आके प्लस, यानी कि x और y बच्चों दोनों क्या है, इक्वल। x और y दोनों इक्वल है, तो मतलब जो x होगा वही क्या होगा, y। आप कुछ भी पुट कर लो, x को 1 पुट करोगे तो y भी कितना हो जाएगा, 1। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं। देखो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी तुरंत आपको पता लग जाएगा कि इसमें कॉमन एरिया कोई भी आपको मिलने वाला है ही नहीं। देखो x की वैल्यू 1 2 3 और नेगेटिव भी है, मान लो -1 -2। y की वैल्यू 1 2 3 और मान लो नेगेटिव भी है, -1 -2 -3। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। पॉइंट में क्या है, 0 1 -1 0। बच्चों पहला पॉइंट क्या है, 0 1 और -1 0 यहाँ पे मिलेगा। तो ये ग्राफ आप बनाओगे तो ये ग्राफ आपका आ गया पहली लाइन का, ये पहली लाइन का ग्राफ आपका आ गया।
ऐसे ही आप दूसरी लाइन का ग्राफ बनाओ 0 0 1 1। दूसरी लाइन का ग्राफ बच्चों क्या बनेगा आपका 0 0 और 1 1 बनाते हैं। देखो 0 0 ये रहा, 1 1 ये रहा, 0 0 ये है और 1 सॉरी 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 1 1 मैंने यहाँ गलती से बना दिया ना। ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये था आपका ये लाइन, ये था है ना। अब क्या करेंगे हम, ये तो हो गया आपका 0 0 1 1 यानी कि x भी 1 है बच्चों और y भी कितना है 1। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ये ऐसे लाइन जाएगी, आगे आगे टच करे ना करे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, ट्रू फॉल्स जानना है ना अपने को। तो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1 और ये लाइन क्या थी आपकी -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे तो आप 0 0 पुट कर दो बच्चों, यहाँ पे तो आप 0 0 पुट कर दो। 0 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू -1। देखो 0 -1 से छोटी नहीं होती, तो ये क्या है आपका फॉल्स है। पहली लाइन का आंसर फॉल्स, पहली लाइन यानी कि ये रेड कलर वाली लाइन, इसका आंसर फॉल्स आ गया। तो ये पॉइंट है देखो 0 0, फॉल्स का मतलब इससे दूर जाएगा। कहाँ पे जाएगा बच्चों, इससे दूर जाएगा, इससे दूर। ये लो मैंने एक बार हिंट के लिए ये शेडेड कर दिया थोड़ा थोड़ा, ताकि बाद में मेरे को पता लग जाए कि इसका एरिया उधर की तरफ होगा। ठीक है, अब आती है बात दूसरी लाइन की बच्चों, इसको मार्क कर लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने सभी इक्वेशंस के अंदर कौन सा पॉइंट पुट किया 0 0। क्या पुट किया 0 0, उसको पुट करने से अपने को ये पता लग जाता था कि ग्राफ 0 0 की तरफ, एरिया 0 0 की तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये लाइन तो खुद बेचारी 0 0 से पास हो रही है। जैसे इस लाइन का ग्राफ आपने बनाया है वो कैसा बना, ये बना है। जो लाइन खुद 0 0 से पास हो रही है मान लो, तो इसका जो आप 0 0 इसमें पुट करोगे तो ये बताओ मेरे को 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये तो ट्रू होता है। ये तो क्या होता है ट्रू, क्योंकि 0 0 के इक्वल तो होती है। तो आप इस पॉइंट पे आप कहाँ बताओगे कि ये एरिया इधर आएगा कि उधर आएगा, क्योंकि 0 0 पॉइंट तो ये है। तो फिर ये बताओ ये इधर लेके जाओगे कि इधर लेके जाओगे, तो नहीं पता लगा ना। जो लाइन खुद 0 0 से पास होती है उसमें बच्चों 0 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा, अपने को पता ही नहीं लगेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो यानी कि हम कोई और पॉइंट पुट करके देखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कोई भी और पॉइंट पुट करके देखेंगे। लेकिन आप सोचो कि और कौन सा पॉइंट पुट करेंगे या फिर कौन सा पॉइंट पुट नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं हमेशा, जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है, जैसे ये लाइन है, आपको पता है कि इस लाइन पे 1 1 पॉइंट भी है, इस लाइन पे 2 2 पॉइंट भी है ना, एक्स और वाई इक्वल है, 3 3 पॉइंट भी है। ऐसे सारे के सारे पॉइंट जिस पे एक्स और वाई इक्वल है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हमें ये वाले पॉइंट पुट नहीं करने। क्यों, अगर हम देखो 1 1 पुट कर देंगे तो 1 1 पॉइंट तो ये है, फिर इससे दूर जाएंगे या इससे पास जाएंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे हो। तो अब आप क्या करो, कोई एक और पॉइंट छांट लो ग्राफ पे। मैं छांट लेता हूँ, मेरे को सबसे आसान लग रहा है ये 2 या फिर 3 ले लो, 3,1 ले लो। ये पॉइंट यहाँ पे है बच्चों 3,1। कोई भी पॉइंट ले लो, पूरे ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं ना, उसमें से कोई एक पॉइंट आप पुट करके देख सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं 0 0, क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन में मैं इसमें क्या पॉइंट पुट करता हूँ 3,1। एक्स को 3 रखो और वाई को कितना लिखो बच्चों 1। -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो इक्वल टू होता नहीं, लेकिन -2 0 से छोटा होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर ट्रू। इसका आंसर ट्रू हो गया। तो ट्रू का मतलब पता है क्या है, ये जो सेकंड वाली लाइन का ग्राफ है ना, जिस पॉइंट को आपने पुट किया है उसकी तरफ जाएगा बच्चों, उसकी क्या होएगा, तरफ जाएगा। मतलब कि इस पॉइंट की तरफ, इधर कर देंगे तो इससे दूर चला जाएगा ना, तरफ आएगा। तो ये अब आप खुद बता दो, क्या इन दोनों लाइन के अंदर आपको कोई कॉमन एरिया दिख रहा है। ये ब्लैक वाली जो लाइन है ना, इसका एरिया तो बच्चों इसकी तरफ आएगा और यहाँ पे इसका एरिया इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नो फिजिबल रीजन। ऐसा क्वेश्चन 12th क्लास के सिलेबस में तो है, लेकिन एग्जाम में मैं कह रहा हूँ नहीं पूछा जाएगा आपसे। एग्जाम में जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, वो तो अलग ही शक्ल का आएगा, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर से पता लगेगा। लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 1% एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए या ग्राफ बना के आपको दे दिया जाए और कहे कि बताओ इसका कोई फिजिबल रीजन होगा या नहीं होगा, तो आप कम से कम नॉलेज तो आपको होनी चाहिए पूरी। ठीक है, तो फिजिबल रीजन कब एग्जिस्ट नहीं करता, आपके पूरे सिलेबस में 2 ही क्वेश्चन है, दोनों के दोनों मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब आप देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट अब कॉन्सेप्ट आपका,
ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। देखो रीजन तो फिजिबल होगा, हमने सीख लिया फिजिबल रीजन कौन सा होता है, जो शेडेड एरिया हम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। एक होता है वो बाउंडेड, एक होता है बच्चों अनबाउंडेड। बाउंडेड का मतलब हिंदी में सिंपल होता है घिरा हुआ। बाउंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, घिरा हुआ। और अनबाउंडेड का मतलब होता है जो घिरा हुआ नहीं हो, जो घिरा हुआ नहीं हो, यानी कि जिसकी कोई बाउंड्री नहीं हो। हम ये लिख सकते हैं जिसकी बाउंड्री ना हो। अनबाउंडेड का मतलब जिसकी बाउंड्री ना हो। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप तुरंत मेरे को खुद ही बता दोगे कौन सा शेडेड एरिया बाउंडेड है और कौन सा नहीं है। मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे दो लाइनों के ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। पहली लाइन का ग्राफ ये है और मान लेते हैं बच्चों दूसरी लाइन का ग्राफ ये है। मैंने यहाँ पे ये एरिया कह रहा हूँ मैं, ये फिजिबल रीजन है। ये मैंने ग्राफ बनाया, उसके बाद मान लो आपका फिजिबल रीजन ये आया। तो देखो ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब होता है जो ये रेड कलर वाला एरिया है ना, इसकी बाउंड्री है और बिल्कुल बाउंड्री है। देखो ये यहाँ से लेके और बस इतना ही एग्जिस्ट करेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। ये इस बॉक्स से बाहर बच्चों नहीं जा सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बाउंडेड फिजिबल रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड फिजिबल रीजन। यानी कि उसकी एक रेंज है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। ये रेड कलर का एरिया इस बॉक्स से बाहर कभी भी नहीं जा सकता। हो गया बाउंडेड। अब आप अनबाउंडेड देख लो, अनबाउंडेड कैसा होगा। मैं कह रहा हूँ आप खुद ही बता दोगे ग्राफ से कि फिजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। मैंने मान लो ग्राफ बनाया और फिजिबल रीजन ये वाला आया है ना, फिजिबल रीजन आपका बच्चों ये वाला आया। अब आप खुद बता दो ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। एक बच्चा कहेगा सर बाउंडेड है। अब आप मेरे को बताओ कैसे बाउंडेड है, इसकी बाउंड्री कहाँ बनी हुई है, ये कहीं तक जा सकता है, ये यहाँ पे, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं तक जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड। इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो अब आप ग्राफ बना के, अगर पेपर में मान लो एक नंबर का क्वेश्चन जैसे सीबीएसई के अंदर टर्म 1 में आते हैं आपके 40 एमसीक्यू, उसमें आपको ग्राफ बना दिया ये वाला और पूछ ले कि ये रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो कम से कम आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये रीजन क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। ये बाउंडेड है ही नहीं, इसकी कोई भी बाउंड्री है ही नहीं। इधर कहाँ बाउंड्री है बताओ, बाउंड्री नहीं है ना, लेकिन इसकी चारों तरफ से क्या है, बाउंड्री है। देखो रेड कलर वाले एरिया की। तो आज आपको ये पता लग गया कि बाउंडेड क्या होता है और अनबाउंडेड फिजिकल रीजन क्या होता है। अब ध्यान से सुनो, आपके सिलेबस के अंदर ये काम क्या है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, यानी कि ये काम कैसे करेगा। मैंने आपको दो तरह के फिजिबल रीजन बताए बच्चों, कौन कौन से, एक बाउंडेड फिजिबल रीजन, एक कौन सा, बाउंडेड फिजिबल रीजन, और एक हमने डिस्कस किया क्या, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन को मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमेशा बोलूंगा UFR, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। आपको एग्जाम में यूज नहीं करना क्योंकि ये जनरल नोटेशन नहीं होती। मैं बार बार बड़ा नाम लिखने के बजाय UFR लिखूंगा, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा कुछ भी नहीं लिखोगे। देखो अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड हो, अगर फिजिबल रीजन क्या हो बच्चों, बाउंडेड हो, देन नो प्रॉब्लम, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है। जो अभी तक हमने सीखा है ग्राफ बनाना वो एज इट इज मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा बच्चों, कॉर्नर पॉइंट मेथड। हमने सीखा है ना, कॉर्नर पॉइंट मेथड से जेड की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है क्या मिनिमम है, हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सारा बताया था। यानी कि उसमें अगर आपका रीजन बाउंडेड है तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है तो कौन सा है। जैसे अभी तक आपने सीखा है ना, बस वो फाइनल है। वो क्या है बच्चों, फाइनल। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये रीजन क्या हो आपका, अनबाउंडेड हो, यानी कि बाउंड्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करती हो, तब आप दो लाइनें लिख लो। अगर रीजन अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जो जेड होता है ना, जेड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड में और मे नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हिंदी में है कि जेड की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमसे निकालने के लिए कहा जाता है वो हो सकता है एग्जिस्ट करे
या हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, यानी कि दोनों ही बातें हैं, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन यहाँ पे हमेशा एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे बच्चों जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी, लेकिन बच्चों अगर रीजन अनबाउंडेड हुआ ना तो ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। फिर वही बात आती है, बच्चे पूछेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो कब करेगी और नहीं करेगी तो कब करेगी, ठीक है, और अगर करती है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मतलब बातें तो सारी आएगी ना, अभी मैंने तो सिर्फ आपको बताया है कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन अगर हुआ, कोई ग्राफ आपने बनाया और उसका फिजिबल रीजन क्या आ गया, अनबाउंडेड आ गया, तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी आपसे पूछी गई है, देखो एक पूछी जाएगी आपसे, मैक्सिमम पूछी जाएगी या फिर मिनिमम, आप कंफर्म नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए एक क्या है, अब आपका स्टेप है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस ये समझ लेना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेता हूँ आपको z दिया गया है 2x प्लस में 3y। आपको बच्चों z दिया गया है क्या, 2x प्लस में 3y। आपने इस पूरे ग्राफ को सोल्व किया, कॉर्नर पॉइंट निकाले, जैसे पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, कॉर्नर पॉइंट्स लिखते थे, कॉर्नर पॉइंट्स। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते थे बच्चों, z लिखते थे, और हर एक कॉर्नर पॉइंट के ऊपर z की हम क्या निकालते थे, वैल्यू निकालते थे। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे B है, यहाँ C, यहाँ D, कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट है ना, आपको पता है कैसे निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने z की वैल्यू निकाली, मान लेते हैं z की वैल्यू कितनी आ गई 10, यहाँ पे z कितना आ गया, मान लो 8, यहाँ पे z आ गया बच्चों आपका 7, और यहाँ पे z आ गया आपका कितना 3। मैं मान लेता हूँ कि ऐसा कोई मैंने ग्राफ बना दिया जिससे कि कॉर्नर पॉइंट 4 आए और उससे z की ये वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जो आपने ग्राफ बनाया है ना, वो मान लो ग्राफ आपने ऐसा बनाया है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ताकि आपको बातें समझा सकूँ मैं, क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज में जैसे बुक में लिखा होता है वैसे समझोगे ना तो भूल जाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। आपने क्या किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद मान लो ये 3 कॉर्नर पॉइंट आपके आए, कौन कौन से बच्चों, अब आप समझोगे कि मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए तो कोई बात नहीं, 3 कर देंगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। ये 3 आपके क्या है बच्चों, कॉर्नर पॉइंट आए, आप इस 4th वाले को क्या कर दो, छोड़ दो। ये 3 आपके कॉर्नर पॉइंट आ गए, ठीक है, और आपने इन कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले और उससे आपने z की वैल्यू निकाल दी। तो अब एक बच्चा कहेगा कि सर ये z की क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ये तो मेरे को भी दिख रही है, लेकिन मैंने अभी क्या कहा था, अगर आपका जो शेडिड एरिया है वो अनबाउंडेड आ जाए, ये कैसा है बच्चों, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, UFR। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो हो सकता है एक क्या हो, सिर्फ एक जाल बिछाया गया हो आपके लिए, हो सकता है वो सही हो या हो सकता है नहीं हो। मतलब कि अभी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि ये z इज इक्वल टू 7 इसकी मिनिमम वैल्यू है, नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1 मोर स्टेप, एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या ये एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू है भी या फिर नहीं, ठीक है। अब वो स्टेप क्या होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, बिल्कुल आसान है। जो आपको z दे रखा है, z क्या दे रखा है बच्चों आपको, 2x प्लस 3y, z क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y, और यहाँ पे z की मिनिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, मिनिमम वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, 7। z आपको दे रखा है 2x प्लस 3y, इस z की मिनिमम वैल्यू आपको 7 दिखाई दे रही है। आप बीच में लेस देन का साइन लगा दो, किसका साइन लगाना है बच्चों आपको, लेस देन का। ये किसके लिए लगाना है, जब क्वेश्चन में क्या हो, मिनिमम वैल्यू पूछी गई हो। अगर क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो आप z की वैल्यू रख दो 2x प्लस 3y, और z की यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू है वो रख दो, और बीच में साइन क्या लगा दो बच्चों, इक्वल का साइन लगा दो, क्या लगा दो, इक्वल का साइन लगा दो। अब इसका क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ, ड्रॉ इट्स ग्राफ। क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले के हिसाब से सिखा ही नहीं रहा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है जब फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड आ जाए, ठीक है, और आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आगे स्टेप क्या करना होगा, z लिखो 2x प्लस 3y, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखो और बीच में साइन क्या लगा दो, लेस देन का, और जो ये इनइक्वालिटी बन गई ना, अब इसका क्या बनाओ, अब आप ग्राफ बनाओ, ठीक है। इसका ग्राफ देखो कितना आसान है, मैं इस 7 की जगह में कोई और पॉइंट, चलो 7 ही कर देते हैं,
अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ के लिए बच्चों अपने को क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। ग्राफ के लिए अपने को 2 पॉइंट चाहिए, मतलब कि इस लाइन का ग्राफ आप बना लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये तो 2 पॉइंट निकालेंगे और ग्राफ बन जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मान लो इस लाइन का जो ग्राफ है ना वो कैसा बना। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मान लेते हैं इस लाइन का ग्राफ ऐसा बन गया। मैं डॉटेड क्यों कर रहा हूँ बच्चों इस लाइन को, पहले तो आप ये सोचो अपने दिमाग में। मैंने इसको सॉलिड क्यों नहीं बनाया, डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए आप ग्राफ पे भी क्या करोगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। कैसी लाइन ड्रॉ करोगे बच्चों, डॉटेड। मैंने ग्राफ बनाया और कैसा आ गया, ये ग्राफ आ गया इस लाइन का, कोई ना कोई तो ग्राफ आएगा। देखो मान लो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। अब ये ग्राफ इस लाइन का ऐसा आ गया, और बच्चों मान लेता हूं मैं इसका जो ग्राफ है ना वो इस ऐसे इसको सेटिस्फाई करेगा। ये क्या करेगा बच्चों, इसको सेटिस्फाई करेगा। आप फिजिबल रीजन तो निकालोगे ना, इस लाइन का ग्राफ आपको बनाने के लिए मैं कह दूं, और फिर बाद में आप पॉइंट भी तो पुट करोगे इसमें, 0 0 0 0 पुट करोगे मान लो, तो 0 लेस देन 7, ये तो क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो मतलब इसका ग्राफ आप 0 0 की तरफ बनाओगे। तो इसका जो ग्राफ है ना बच्चों, जो मैंने ये बाद में लाइन ड्रॉ करी है, इसका ग्राफ ये आ गया है ना, इसका कॉमन एरिया ये आ गया। अब आप ये बताओ, जो पहले वाला ये एरिया है इसको मान लो मैंने ए नाम दे दिया, और जो ये ग्रीन वाला है इसको मैंने आपको नाम दे दिया बी। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या इस ग्रीन वाले एरिया में या ए में और बी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। ये तो उधर जा रहा है अपना, और ये अपना इधर आ रहा है, यानी कि ए और बी में जो इंटरसेक्शन है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ ये लिख के, आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। ए और बी में जो इंटरसेक्शन है बच्चों वो कुछ नहीं है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। सेट तो आपने इतना तो पढ़ा ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपने पुराने वाला फिजिबल रीजन बनाया है वो, और जो आपने इस नई इनइक्वालिटी का जो ग्राफ बनाया है उसका रीजन, इन दोनों रीजन में क्या कुछ कॉमन पार्ट है क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल भी कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये अपनी तरफ अलग जा रहा है और ये अपनी तरफ अलग जा रहा है, ठीक है, कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है ना तो आप ये मान लो अच्छी बात है। क्या बात है, अच्छी बात है कि इन दोनों में कॉमन नहीं आया। अगर कॉमन नहीं आया ना तो ये कहानी जो है ना ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। सो हम लिख देंगे बस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 7, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब कि आंसर तो यही आएगा, लेकिन हो सकता था कि इन दोनों के अंदर कुछ एरिया कॉमन आ जाता, और कॉमन आ जाता ना बस फिर आप क्या लिखते, देर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। जेड की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया के अंदर, ठीक है। जेड की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया के अंदर। अगर कुछ ना कुछ इनमें कॉमन आ जाता तो, और कॉमन नहीं आया तो जेड की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ आपको दिखाई दे रही है बस वही है, ठीक है। अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ जिसमें कॉमन, आप सोचोगे कॉमन कैसे आ सकता है, मैं सब कुछ आपको ग्राफिकली बना के दिखाऊंगा। पेपर के अंदर इतनी मैटर नहीं करेगी ये चीज़ें। देखो कोई बच्चा अगर मान लो बहुत ज़्यादा वीक है मैथ में, वो भी इस चैप्टर को समझना चाहता है, तो इतनी हेडेक मत लो। ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो 100% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं। 1% भी चांस ना हो कि कोई चीज़ उनकी पेपर में गलत हो जाए। मैं आपको कहता हूँ, अगर मान लो आपका जो पहले वाला ग्राफ था उसका जो एरिया आया बच्चों वो ये आया, अनबाउंडेड ही आएगा पक्का है, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के लिए। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड आ गया फिर तो कोई समस्या है ही नहीं, फिर तो कुछ नया रूल आपको सीखना है ही नहीं। नया रूल तो किसके लिए है बच्चों, अनबाउंडेड के लिए है। किसके लिए, अनबाउंडेड के लिए। मान लो ये आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया, और जेड क्या था यहाँ पे आपका, मान लो 2x प्लस में 3y, और आपने एक टेबल बनाई, कॉर्नर पॉइंट निकाल निकाल के जेड की वैल्यू एक निकाल दी 20, एक निकाल दी 30, और एक निकाल दी मान लो कितनी 8। मैं मान लेता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्या है एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, मिनिमम वैल्यू। तो क्या लिखेंगे हम बताओ, 2x प्लस 3y लिखेंगे जेड की वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 8, और बीच में साइन क्या लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे। मिनिमम के लिए साइन क्या लगाएंगे बच्चों, लेस देन का लगाएंगे। अब मैं मान लेता हूं इसका जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है बच्चों वो ऐसी लाइन आ गई, इसका जो ग्राफ है वो ऐसी लाइन आ गई। अब आप क्या करोगे, इसका ग्राफ तो ओरिजिन की तरफ जाएगा। मान लो इसका जो कॉमन एरिया है वो ये है, इस लाइन का ग्राफ मान लेता हूं मैं, ब्लैक वाली लाइन का ग्राफ ऐसा आ गया। तो आप ये बताओ मेरे को, जो पहले वाला आपने रेड कलर का एरिया मार्क कर रखा है और जो अब आपने ब्लैक कलर का किया है, क्या इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है? आप कहोगे जी बिल्कुल कॉमन है, ये टकरा गए आपस में। देखो ये रेड और ब्लैक आपस में इस पार्ट में टकरा गए ना, सारे पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों,
इसका नाम क्या था बच्चों ए, और मान लो इस ब्लैक वाले एरिया का नाम क्या है बी। यहाँ पे ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, मतलब कि इनकी जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। सो लिखेंगे देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। मैं क्वेश्चन आपको सारे सोल्व करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कहानी आपको क्या करनी है। अगर बाउंडेड रीजन कैसा आ जाए बच्चों, आपका फिजिबल रीजन कैसा आ जाए, अनबाउंडेड। अगर अनबाउंडेड आ गया तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, कौन सा, जो जेड लिखा हुआ है और जो इसकी मिनिमम वैल्यू लिखी हुई है उन दोनों को रख दो एक तरफ और एक तरफ, है ना। बीच में साइन क्या लगा दो, लेस देन का। अब इस लाइन का क्या बनाओ, आप ग्राफ बनाओ और पॉइंट पुट करके उसका एरिया डिफाइन करो कि कहाँ पे है, फिजिबल रीजन क्या है। अगर पहले वाला रीजन और ये बाद वाला रीजन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तब तो अच्छी बात है, तब तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर कॉमन आ गया दोनों में कुछ ना कुछ, तो बच्चों हम लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है, बस क्वेश्चन आपका वहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि ग्राफ बनाने के बाद आगे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। बस या तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप यही लिख दोगे और या फिर कह दोगे कि मिनिमम वैल्यू है ही नहीं। समझ गए आप बात। अब इसी तरह से ये भी तो हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए आ जाए क्वेश्चन, किसके लिए आ जाए बच्चों, आपकी बार क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू के लिए आ जाए, तो भी वही तरीका। अगर मान लो आपने ग्राफ बना दिया और आपने ग्राफ बनाया बच्चों और फिजिबल रीजन आपका कौन सा आ गया, अनबाउंडेड आ गया, क्योंकि बाउंडेड आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम सारी कहाँ पे आ रही है, अनबाउंडेड में आ रही है। ये आ गया मान लो आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, और आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है बच्चों, जेड की मैक्सिमम, और जेड क्या है मान लो आपका एक्स प्लस वाई। मैं तो एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपको जेड की क्या वैल्यू पूछी गई है, मैक्सिमम। और मैं मान लेता हूँ कि आपने कॉर्नर पॉइंट के ऊपर जेड की वैल्यू निकाली, एक पे निकाल दी 30, एक पे निकाल दी 20 और एक पे निकाल दी बच्चों कितनी 40। कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और जेड की 3-4 वैल्यू आप निकालोगे, पक्की बात है ये तो। अब आपको तो दिखाई दे रहा है कि ये जेड की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि आपसे मैक्सिमम पूछी है। लेकिन बच्चों जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो सिर्फ टेबल को देख के आप ये नहीं कह पाओगे कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू वास्तव में है या फिर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक नंबर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या है, धोखा दिया जा रहा है ये दिखा के कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 40। हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू 40 हो और हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, दोनों ही बातें पॉसिबल है, ठीक है। क्या करोगे, कैसे चेक करोगे, हाउ टू चेक। अब मैंने ये तो कह दिया कि ये हो भी सकती है और नहीं भी, तो लेकिन फिर चेक करने का भी तो कोई तरीका होगा। पहले हमने क्या किया था, मिनिमम वैल्यू में एक जेड को लिखा था, एक्स प्लस वाई है यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू अगर चेक करनी है तो मिनिमम लिखेंगे, मैक्सिमम चेक करनी है तो क्या लिखेंगे बच्चों, मैक्सिमम लिखेंगे। मिनिमम के लिए हमने लेस देन का साइन लगाया था, अब की बार साइन क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन का। बस आप समझ ही गए अब तो। अब इसका क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। और इसका ग्राफ जो भी आएगा, पहले वाला एरिया मान लो ये ए है, और मान लो हमने इस लाइन का ग्राफ बनाया और वो कैसा आ गया बच्चों, वो आपका ऐसा आ गया, ये वाला इस लाइन का ग्राफ ये आ गया। इसको एरिया को नाम दे दिया मैंने बी। यहाँ पे बताओ ए और बी में इंटरसेक्शन जो है वो फाई तो नहीं है ना। इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी नहीं आया ना, देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। समझ गए अब तो सारी कहानी। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको किसका ग्राफ बनाना है बच्चों, जेड इज लेस देन इट्स मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम के लिए क्या बनाना है, जो भी जेड है वो लिख के और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिख दो, और बीच का साइन क्या कर दो, ग्रेटर देन का। इसका ग्राफ बना दो, फिजिबल रीजन ढूंढ लो, पहले और बाद वाले रीजन में अगर कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर फिजिबल रीजन में कुछ ना कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और कौन सी होगी, यही वाली मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो बस खत्म। आपके पूरे बुक के अंदर 2 क्वेश्चन है ऐसे, जिसके अंदर बाउंडेड रीजन कैसा होगा आपका, सॉरी फिजिबल रीजन कैसा होगा, अनबाउंडेड, और फिर भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी। उसके 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों आपको करवाता हूँ। देखो, व्हेन फिजिबल रीजन इज नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है इसके, देयर आर 2 क्वेश्चन, और दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करवा रहा हूँ। देखो, मैं आगे एक ऐसी टेबल बनाई है मैंने इसी लेक्चर के अंदर कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपके पूरे चैप्टर के अंदर कौन से किस टाइप के क्वेश्चन कितने कितने हैं। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप एक साथ कर सकते हो उन क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन कहता है, ग्राफिकली ड्रॉ करो
एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह मैं अगले लेक्चर में सब कुछ बताऊंगा। अभी तक तो बस आपको मैंने यही बताया है कि ये एक z है और इन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी क्या निकालनी है बच्चों, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन पहले, अब मैं और कराता हूँ आपको। देखो अब ग्राफ बनाने के बाद आपको पता लगेगा कि यहाँ पे तो चीजें जितनी आसान दिखाई दे रही है उतनी आसान है ही नहीं। वो कैसे पता लगेगा, देखने से नहीं पता लगेगा, ग्राफ बना के पता लगेगा। इक्वेशन को मानो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ये कितना है बच्चों 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये तीसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इक्वल मानना है आपने, और ये तो लेनी नहीं आपने, है ना। इसका मतलब तो क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा आपका फिजिबल रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनका ग्राफ बना लो, इनका क्या बना लो बच्चों, ग्राफ बना लो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, x को 0 पुट कर दिया मान लो आपने, कर सकते हो है ना, तो y कितना आएगा। देखो x को 0 पुट करोगे ये 2x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो माइनस वाई तो बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू -5, तो y कितना आएगा 5 आएगा ना। बच्चे यहाँ पे गलती से -5 लिख देते हैं, बट वो गलत, एक छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा आगे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये 6th-7th क्लास की बात है, 12th क्लास की बात है ही नहीं। अब आप देखो, अगर आप y को 0 पुट कर भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x इज इक्वल टू -5, x कितना आएगा -2.5। लेकिन मैं कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो वैल्यू को फ्रैक्शनल या डेसिमल के अंदर लेके आओ, आप कुछ और वैल्यू पुट कर लो। 2x किसके इक्वल है बताओ, ये -y है, उधर आके क्या हो जाएगा +y। अब y को आप कुछ और पुट कर लो, आप y को बच्चों कुछ भी पुट कर लो, मैं कहता हूँ y को आप 3 पुट कर लो, y को कितना पुट कर लो 3, y को 3 पुट करोगे तो देखना -5 प्लस 3 यानी कि -2, x कितना आएगा बच्चों -1, x कितना आ गया -1। कर लोगे ना ऐसे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यानी कि आपको पॉइंटों के अंदर वैल्यू लेके आनी जरूरी थोड़ी है, हजारों लाखों पॉइंट है, तो कोई 2 ही पॉइंट तो आपको निकालने ना, तो कोई भी निकाल सकते हो आप, मैंने निकाल दिए। अब इसके अंदर इसकी टेबल बनाना तो बिल्कुल आसान है, एक्स वाई, एक्स को 0 पुट करोगे y 3 और y को 0 पुट करोगे x कितना आएगा बच्चों 1 आ गया, ये भी खत्म, ये भी आसान है टेबल। यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका, x को 0 पुट करोगे y आएगा -4 और y को 0 पुट करोगे बच्चों x आएगा आपका कितना 6। अब हम बना देते हैं इसका ग्राफ। नेक्स्ट पेज पे हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद आपको कहानी समझ आएगी कि ये जो फिजिबल रीजन आपका आएगा ना, ये अनबाउंडेड आएगा। आपके पास तो ग्राफ शीट होगी तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है ही नहीं। ये आपका हो गया। अब वैल्यू देख लो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लेनी है। x की वैल्यू 6 तक और नेगेटिव में कितनी है बच्चों 1 तक, तो ले लो वैल्यू, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव में -1 तो चाहिए अपने को। और y देख लो पॉजिटिव कहाँ तक चाहिए आपको 5 तक और नेगेटिव भी चाहिए -4 तक, तो 5 तक तो ऊपर लिख लो और अब की बार आपकी नेगेटिव में भी है 4 तक, तो वो भी लिखनी पड़ेगी आपको, ये लिख दिया मैंने -5। अब पॉइंट प्लॉट करो, देखो तीनों ग्राफ बनाते हैं, 0 5 -1 3, 0 5 बच्चों ये रहा, -1 3, -1 और y कितना 3 ये रहा। तो यानी कि पहली इक्वेशन का जो ग्राफ आप बनाओगे तो वो ग्राफ होगा ऐसा। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ पे लिख दो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये ताकि बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी इक्वेशन देखो 0 3 1 0, बच्चों दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा 0 3 और 1 0, ये लाइन होगी। इन ग्रीन वाले पॉइंट्स को दोनों को क्या कर दो आप ज्वाइन कर दो, ये आपका ग्राफ आएगा किसका, सेकंड लाइन का। ये बच्चों आपका सेकंड लाइन का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब तीसरी लाइन का देखो 0 -4 6 0, 0 -4 और 6 0, देखो बच्चों 0 -4 कहाँ पे है ये रहा, 6 0 कहाँ पे है ये रहा। इन दोनों को क्या करो आप ज्वाइन करो, इन दोनों को आप क्या कर दो ज्वाइन कर दो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया इन दोनों को, तीसरी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं इसके बाद पॉइंट निकालेंगे। अच्छा इस ग्रीन वाली लाइन को मैं क्या करता हूँ थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ये लो, क्योंकि मेरे को एरिया निकालना है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एरिया तो फर्स्ट में ही निकालेंगे, ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। अब आप तीनों इक्वेशन में पॉइंट पुट करके देखो, 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये है। हर एक के अंदर क्या पुट कर सकते हो, 0 0 पुट कर सकते हो, तीनों में 0 0 पुट करोगे बच्चों, ये तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा,
और ये भी 0 आएगा। आप देख लो 0 क्या -5 से बड़ा होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो यानी कि पहला क्या आ गया? ट्रू आ गया। 0 3 से बड़ा होता है? नहीं होता, यानी कि फॉल्स आ गया। 0 12 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, ट्रू आ गया। यानी कि फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और लास्ट का ट्रू और बीच वाले सेकंड का फॉल्स। सेकंड को पहले सोल्व करते हैं। देखो सेकंड वाली लाइन कौन सी है? ये ग्रीन वाली लाइन। इसका आंसर क्या है बच्चों? फॉल्स है। इसका आंसर फॉल्स है तो कहाँ पे आएगा? फॉल्स है तो इसका मतलब ये हुआ फॉल्स अगर है तो बच्चों इसका आंसर ये 0 0 पॉइंट था ना, ध्यान से देखना, पॉइंट ये था 0 0 और ग्रीन वाली लाइन का आंसर फॉल्स आ रहा है। और बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो बताओ इस 0 0 से तरफ थोड़े आएंगे, दूर जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे प्लॉट करेंगे ना, जो भी इसका एरिया होगा बच्चों ऐसे होगा, ठीक है। और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो निकलना ही नहीं है, मतलब कि ना तो यहाँ पे शेडेड करके दिखाना, ना यहाँ पे करके दिखाना, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप अपने हिंट के लिए लिख लो, ताकि बार बार आपको ना देखना पड़े कि इनका एरिया कहाँ जाएगा। अपने को पता लग गया इसका एरिया कहाँ जाएगा, बाहर, इधर जाएगा, है ना। सेकंड का तो हो गया। फर्स्ट और थर्ड का क्या है बच्चों? ट्रू। देखो ये फर्स्ट लाइन है रेड वाली, ये आगे बढ़ा रहा हूँ मैं इसको, रेड वाली लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब इसका आंसर क्या है? ट्रू है। ट्रू का मतलब बच्चों ये रहा 0 0 पॉइंट इसकी तरफ, यानी कि ऐसे आएगा ना, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इस लाइन का हिस्सा यही है, तो मतलब कि ऐसे आएगा, इसका भी काम खत्म। तीसरी लाइन देखो ये रही, तीसरी लाइन का देखो ये 0 0 पॉइंट है इसकी तरफ, तरफ का मतलब बच्चों ऐसे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरे को तो देखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इस लाइन का ये वाला पार्ट है। तो अब आपको खुद दिख गया होगा कि कौन सा ऐसा रीजन है जो तीनों लाइनें जिसमें आके एंट्री मारेगी बच्चों, ये वाला अनबाउंडेड रीजन हो गया, है ना। आप जैसे जैसे ग्राफ बनाते जाओगे ना, अपने आप ही आप बोलोगे कि यही वाला एरिया है जिसके अंदर तीनों लाइनें एंटर करेगी। ये देखो, क्योंकि कॉमन एरिया ढूंढना मैंने आपको पहले बताया था मुश्किल है ही नहीं, कोई भी बच्चा 7th 8th क्लास का बच्चा भी ढूंढ देगा कि ये वाला एरिया क्या है बच्चों, कॉमन है। हो गया कॉमन एरिया तो। और ये कॉमन एरिया कैसा है? अनबाउंडेड। ये कैसा है आपका? अनबाउंडेड। और मैंने क्या कहा था? अगर कॉमन एरिया अनबाउंडेड आ गया तो फिर लोचा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। अब आप क्या करेंगे? पहले तो वही कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट देखो कितने हो गए, एक तो ये वाला हो गया कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। ये नहीं है, यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हो। एक ये हो गया बच्चों कॉर्नर पॉइंट, एक ये वाला हो गया कॉर्नर पॉइंट, और एक ये वाला हो गया। 4 कॉर्नर पॉइंट है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 6,0, बी ये कितना है 1,0, सी कितना है बच्चों 0,3, सी कितना है ये 0,3, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट डी मान लेता हूँ मैं, ये कितना है आपका 0,5। ये चारों के चारों पॉइंट आ गए। इसके अंदर तो अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे के सारे पॉइंट मेरे को दिखाई देंगे। अब मैं क्या करूँगा? टेबल बनाऊंगा। अब मैं बच्चों टेबल बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? कॉर्नर पॉइंट्स। पहले वाला काम ही है, जैसे कॉर्नर पॉइंट निकालते थे फिर जेड की वैल्यू लिखते थे, है ना, मैक्सिमम या मिनिमम पुट करते थे। तो ए बी सी डी, चारों पॉइंट की देखो वैल्यू लिखो पीछे से। ए के कोऑर्डिनेट 60, बी के 10, ये है बच्चों 60 और इसके है 10। सी के कोऑर्डिनेट देखो, सी के है 03, उसके है 05, 03 और 05, चारों पॉइंट लिख लिए। उसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना होता है? जेड। जेड देखो -50x + 20y, जेड कितना है आपका -50x और प्लस के 20y। अब इस जेड की आप वैल्यू निकालोगे कहाँ पे? इन चारों के चारों पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जेड कितना होगा? -50 × x, x कितना बच्चों 6, y तो 0 है ही, यानी कि -300। यहाँ पे निकालो जेड -50 × x और प्लस y, y तो कितना है 0, यानी कि -50। इस पॉइंट पे जेड कितना होगा? -50 × 0 और +20 × 3, यानी कि 60 हो गया। इस पॉइंट पे जेड कितना होगा? -50 × 0 और +20 × 5, यानी कि 100 हो गया। अब आप देख लो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है या मिनिमम? आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है बच्चों? मिनिमम। इन सब में से, चारों में से छोटी वैल्यू, सबसे छोटी देखो, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती। अब कई बच्चा -50 को छोटा बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। आप +2 क्लास में हो चुके हो ना, तो ये वैल्यू क्या है बच्चों? हमारे को दिखाई दे रही है यहाँ पे मिनिमम, लेकिन अभी सिर्फ दिखाई दे रही है, रियल में मैं नहीं कह रहा है, मेरे को सिर्फ दिखाई दिया कि ये वाली वैल्यू कैसी है बच्चों? मिनिमम है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। क्यों सोल्व करेंगे? क्योंकि ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड में क्या करते हैं हम? लास्ट स्टेप करते हैं। क्या करेंगे बच्चों? लास्ट स्टेप।
और ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड करेगा कि ये वास्तव में आपकी मिनिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, ड्रा द ग्राफ ऑफ, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका किसका ग्राफ ड्रॉ करते हो बच्चों आप, जेड लिखो -50x + 20y लिख दिया। फिर जो मिनिमम वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो लिखो और बीच में साइन क्या लगाओ, लेस देन का। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन बच्चों आप ये समझोगे इसमें तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ गई, मैं कहता हूँ कॉमन लेके काट दो, 0 से 0 काट दो तीनों इसके अंदर वैल्यूज के अंदर, तो -5x और प्लस के कितने आ गए बच्चों 2y और लेस देन कितना आ गया -30। छोटी होगी ना, देखो मैंने 0 क्या कर दी, खत्म कर दी। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए मेरे को क्या बनानी पड़ेगी, टेबल, यानी कि वही पहले वाला काम, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया, यहाँ पे x और यहाँ पे y। देखो x को मैं 0 पुट करूंगा, अगर x को 0 पुट करूंगा बच्चों तो ध्यान से देखो ये खत्म हो जाएगा है ना, लेकिन x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -15 आ जाएगी। तो देखना यहाँ पे -15 है, बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी अपने को, छोटी करनी पड़ेगी, यानी कि इसको 0 नहीं पुट करता मैं, कोई और वैल्यू पुट कर लो। इक्वेशन क्या है आपकी, -5x + 2y = -30 लेके चलोगे ना एक बार तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, इसको -2y कर देता हूँ उधर जाके, हर तरफ से माइनस कैंसिल कर देता हूँ मैं, माइनस को क्या कर दो बच्चों, कैंसिल कर दो, ये आ गया। अब आप अपने हिसाब से दो ऐसी वैल्यू निकाल लो जो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। यहाँ पे अगर मैं y को पुट कर दूँ बच्चों 0, अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 6 आ जाएगी, 30/5 आ जाएगी ना। अब मैं y को कितना पुट कर दूँ बच्चों 3, मैं y को 3 नहीं पुट कर सकता, यहाँ पे 4 पुट करना पड़ेगा मेरे को। y को बच्चों कितना पुट करना पड़ेगा 4। आप मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, 4 टू जा या 5 पुट कर दो, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, 10 + 30 कितना हो जाएगा आपका 40, और 45 से डिवाइड हो रहा है ना, ऐसे पुट करो। y की वैल्यू 5 पुट करो तो x कितना आ जाएगा 8। ये आगे कोई ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, तो ग्राफ बनाओ 6, 0, 8, 5। बच्चों दो पॉइंट कौन से हैं, 6, 0, 8, 5, इन दोनों का मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ये 7 हो गया x, ये कितना हो गया 8। अब ध्यान से ग्राफ बनाना है आपको, देखो आपके पास तो ग्राफ पेपर है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। 6, 0 कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, यही होगा, देखो 6, 0 तो आपका यही पॉइंट होगा। 8, 5 कौन सा पॉइंट होगा, ये रहा 8, और ये बच्चों 5 आपका ऊपर जाएगा है ना, ये रहा 5, ये रहा 5। तो ये जो दो पॉइंट आए हैं ना नए वाले, इसका क्या बना दिया मैंने, ग्राफ बना दिया। इसका बच्चों क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। ये न्यू लाइन है, ये कौन सी लाइन है, नई वाली लाइन है, ठीक है। अब इस नई वाली लाइन का ग्राफ फिजिबल एरिया भी तो ढूंढना है ना, इसके अंदर फिर क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे हम, 0, 0 पुट करना, ये तो सारा 0 बन जाएगा। 0 इज लेस देन -30, और 0 तो -30 से नहीं, फॉल्स है, 0 -30 से बड़ा होता है ना, यानी कि इसका आंसर आ गया बच्चों क्या, फॉल्स। तो देखो फॉल्स कहाँ पे दिखाओगे आप, फॉल्स आ गया। देखो 0, 0 पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा। तो इस लाइन को अगर ऐसे लेके जाएंगे तो ये तो इसके पास आ जाएगी है ना, दूर जाना पड़ेगा, दूर तो फिर ऐसे जाओगे ना, दूर तो देखो ऐसे जाओगे। आप एक बात बता दो मेरे को कि इस लाइन का जो शेडेड एरिया दिख रहा है आपको, और जो पहले वाला शेडेड एरिया है ये अनबाउंडेड वाला, क्या इन दोनों में कॉमन नहीं आ गया, कौन सा कॉमन आ गया आपको खुद ही दिख रहा है, ये वाला हिस्सा पहले में भी है और ये वाला हिस्सा इसमें भी है। यहाँ पे तो क्या आ गया बच्चों, देयर इज, लिख देना बस ऐसे ही, देयर इज एन इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या आ गया बच्चों, एक इंटरसेक्शन आ गया। सो हम लिख देंगे, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ, या मिनिमम पूछा है ना आपसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों एग्जिस्ट करती नहीं। तो बस आप ये मान लो, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बच्चों को लगता था ना वो ये लगता था, क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही बच्चों को क्लियर नहीं होता कि क्या करना है कैसे करना है। मैंने आपको सारी कहानी समझा दी कि अगर फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड आ जाए तो आपको ये लास्ट स्टेप करना है, ठीक है। लास्ट स्टेप कैसे करना है ये मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल करके बता दिया। एक और आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी आपको मैक्सिमाइज करना है। ये आपको इन इक्वेशन दे रखी है 1, 2, 3, आप ग्राफ बनाओगे, लास्ट के अंदर कॉमन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिजिबल रीजन कैसा आएगा, अनबाउंडेड आएगा, बना के देख लेना बिल्कुल सेम वही। फिर उसके बाद आप ग्राफ बनाओगे,
और बिल्कुल एज इट इज जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया है ना, बस यहाँ पे लेस देन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। अब आपके नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो आपके क्या हो गए बच्चों, खत्म हो गए। अब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें आपका जो बाउंडेड रीजन है जो फिजिबल, वो कैसा आएगा, बाउंडेड आएगा, हमेशा ही बाउंडेड आएगा। अब देखो आपको मिनिमाइज करना है। अब ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट लेक्चर वाले स्टार्ट हो गए, जो आपने पहले लेक्चर में कर चुके हो, आप नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपसे मत देखो वीडियो, आप अपने आप कर सकते हो सारे क्वेश्चन। इसमें आपको मिनिमाइज करना है। कंडीशन आपको जो दे रखी है वो लिख लो, x प्लस 3y इक्वल टू है बच्चों 3, और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 2, ये है। तो हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर पहले वाला। जो नई चीज़ें थी ना वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी। यहाँ पे देखो x कितना बच्चों 0 पुट करोगे y कितना आएगा 1, और y को 0 पुट करोगे x कितना आ जाएगा 3। इसमें देखो x और y दोनों का सम 2 है, तो x को 0 पुट करोगे तो y 2 आएगा, y को 0 पुट करोगे तो x 2 आ जाएगा। अब इसका क्या बना देते हैं हम, ग्राफ बना देते हैं। देखो इसका बनाएंगे ग्राफ। इसका हमने बना दिया क्या, ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे तो आपका क्या आएगा, देखो x की वैल्यू 2 या 3 तक ले लो, छोटा ही ग्राफ है, 1 2 और 3, और यहाँ पे बच्चों क्या है 1 2 और 3। पॉइंट देखो 0 1 3 0, पहला क्या है 0 1 3 0, ये हमने ग्राफ बना दिया। ये पहली लाइन का ग्राफ आ गया अपना। दूसरी लाइन का ग्राफ, इसको फर्स्ट लाइन नाम दे दो, इसको सेकंड लाइन। 0 2 2 0, इसका ग्राफ बच्चों क्या आएगा आपका 0 2 और 2 0। इसका ग्राफ आपका आ जाएगा, ऐसी लाइन आ जाएगी, ये है। अब आप क्या करोगे, पॉइंट पुट करके देखोगे। इसके अंदर देखो क्या है, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बिल्कुल ध्यान से लिखना है आराम से। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ग्रेटर देन का साइन आ जाए दोनों में, और 0 0 जैसे आप पॉइंट पुट करोगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों फॉल्स आएंगे ना। 0 ना तो 3 से बड़ा होता, ना 2 से बड़ा होता। ये भी क्या आ गया बच्चों आपका फॉल्स, और ये भी क्या आ गया फॉल्स। और जब सारे आंसर फॉल्स आ जाते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको, जो अपना रीजन होता है वो सबसे बाहर वाला होता है ना, अनबाउंडेड, ये वाला आपका क्या होगा, अनबाउंडेड रीजन होगा। देखो ये मैंने बना दिया। अब फिर वही बात आ गई, रीजन चाहे बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो, पहला स्टेप तो अपना क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर के पॉइंट ढूंढ लो, इस पे 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं बच्चों जो कॉर्नर के हैं। इसको ए नाम दे दो 3,0, इसको बी नाम दे दो, इसके कोऑर्डिनेट अभी तक अपने को पता ही नहीं है। इसको सी नाम दे दो, इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0,2। लेकिन अब बच्चों इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता। जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता, मैंने आपको बताया था, ये देख लो उस पॉइंट के ऊपर कौन सी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो रेड वाली और एक ग्रीन वाली। इस क्वेश्चन में तो बच्चों लाइनें 2 है, लेकिन आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां लाइनें 4 होगी, तो आपको देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से कौन सी दो लाइनें हैं। तभी तो मैं नाम देता हूं, ताकि आप आसानी से पहचान सको कि फर्स्ट और सेकंड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों को सोल्व करते हैं। दोनों को सोल्व कर लो बच्चों, माइनस कर लो, सीधा ही माइनस हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका 2y, ये आ गया 1, तो y कितना आ गया 1/2। y को 1/2 पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में, तो x कितना आएगा आपका 3/2, यानी कि 3/2, 1/2 ये पॉइंट है जो आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट कितना है आपका बच्चों, x 3/2 है यहाँ पे, और y कितना है, हाफ है, ठीक है। यानी कि देखो इसके बीच में लगभग आएगा, क्योंकि ये तो ग्राफ शीट नहीं है ना, आपके पास तो ग्राफ शीट है, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देगा आपको। ये पॉइंट आ गया। तो अब हम क्या बनाते हैं, टेबल। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों, टेबल। 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए आपके। कॉर्नर पॉइंट्स, ए कितना आया 3,0, बी कितना आया हमारा 3/2, 1/2, और सी कितना आया आपका 0,2। अब हम क्या निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे ना। जेड कितना था देख लो, इस क्वेश्चन के अंदर जेड की वैल्यू क्या है 3x प्लस 5y, और मिनिमाइज करना है 3x प्लस 5y, और क्या करना है हमारे को, इसको मिनिमाइज करना है। कर देंगे हम मिनिमाइज। देखो जेड कितना आएगा आपका इस पॉइंट पे, x को 3 पुट करो, y को 0, और यहाँ पे z कितना आएगा, x को बच्चों कितना पुट करो 3/2, और y को कितना पुट करो आप 1/2, तो कितना आ गया 9/2 और 5/2 14/2।
14/2 का मतलब क्या होता है 7, और यहाँ से पुट करो x को 0 और y को कितना 2, ये कितना आ गया बच्चों आपका 10। आपको क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू, दिखने को तो ये दिख रही है आपकी मिनिमम वैल्यू है ना, ये देखो 9, 7 और 10 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये मिनिमम है। लेकिन बच्चों धोखा मत खा जाना, अभी इसको आप मिनिमम नहीं कह सकते। हालांकि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उनमें ये मिनिमम बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आएगा। अब जो मैं नया ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू है, बट फिजिबल रीजन क्या है बच्चों आपका अनबाउंडेड। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन जब भी आ जाएगा तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप बच्चों, एक्स्ट्रा स्टेप, या इसको लास्ट स्टेप बोल सकते हैं ना। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि एक स्टेप हमारा बढ़ गया। कौन सा स्टेप बढ़ गया बताओ, आप z लिखो 3x प्लस 5y, क्या लिखो आप z इक्वल टू 3x प्लस में 5y, और मिनिमम वैल्यू जो आपको यहाँ से दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है 7, और बीच में साइन क्या लगाते हैं लेस देन का। इसका क्या बना दो बच्चों, अब ग्राफ बना दो, ड्रॉ इट्स ग्राफ। मान लो पेपर के अंदर सिर्फ एकमात्र ये क्वेश्चन आ जाए कि इसका ग्राफ बनाओ, इसको ग्राफिकली सोल्व करो, इसका कॉमन एरिया बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे करते, आप ऐसे करते बच्चों, पहले इक्वल मानते इसको, लेट 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे देखो, इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू पॉइंटों में आ जाएगी, y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू भी डेसिमल में आ जाएगी। तो इससे अच्छा आप क्या है डेसिमल वैल्यू को इग्नोर करो, आप कुछ ऐसा पुट करो ना कि डेसिमल के अंदर आए ना, पुट कर लो। आप देखो अगर मैं y को यहाँ पे बच्चों 2 पुट कर देता हूँ, अगर मैं y को 2 पुट कर देता हूँ तो 7 माइनस 10 यानी -3, x कितना आ रहा है बच्चों देखो -1, पॉइंटों में नहीं आया ना, यानी पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी 2, एक पॉइंट आ गया। अब मेरे को चाहिए क्या दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप बता दो क्या पुट करें। y को अगर मैं -1 पुट कर दूं, देखना क्योंकि 7 प्लस 5 12 होता है, पुट कर दो बच्चों आप y को कितना -1, आपकी मर्जी है चाहे कुछ भी पुट कर देना, ठीक है। y को -1 पुट करो तो ये माइनस माइनस प्लस, x कितना आ गया बच्चों 4, तो पॉइंट कितना आ गया अपना, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी -1, तो ये 2 पॉइंट आ गए। अपने को 2 ही पॉइंट तो चाहिए, क्योंकि अपने को टेबल बनानी होती है, टेबल के लिए 2 पॉइंट चाहिए। डेसिमल में नहीं निकालना चाहता था इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को लंबा बना दिया, -1 2 और 4 -1। देखो x की वैल्यू भी -1, y की वैल्यू भी -1, तो माइनस वाली वैल्यू और इसके अंदर जो है ना इंट्रोड्यूस करवा लो, ये -1। अब पॉइंट देखो कौन कौन सा है, -1, 2, इस ग्राफ के ऊपर -1 ये रहा और 2 ये रहा बच्चों, ये है -1, 2। अब सेकेंड पॉइंट देखो 4, -1, 4, -1 देखो, ये रहा 4 आपका और ये रहा आपका बच्चों -1, ये हो गया 4, -1। अब जो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से देखना, आपके पास जो ग्राफ है ना, आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे, अच्छा डॉटेड लाइन, हमेशा ही ये लाइन कैसी होगी डॉटेड, क्यों, बीच में साइन आपका इक्वल का नहीं है, लेस देन का है, ठीक है। तो आप यहाँ से लेके ये पॉइंट है मान लो ए, या ए क्यों दे रहे हो इसको, मान लो पी नाम दे दो, और ये पॉइंट क्यू नाम दे दो। मैं पी और क्यू को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, पी और क्यू को ज्वाइन कर रहा हूँ और वो भी डॉटेड लाइन से। तो आप देखोगे ना कि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि मेरे पास तो ग्राफ नहीं है ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास ग्राफ है बिल्कुल एग्जैक्ट, ये लाइन इस पॉइंट से पास होएगी। तो बताओ कोई कॉमन एरिया है क्या, अच्छा अभी थोड़े पता लगेगा, अभी तो हम सोल्व करेंगे इसको सोल्व। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5y लेस देन 7, इसमें एक पॉइंट पुट करेंगे ना 0 0, तो 0 लेस देन 7 और 0 7 से छोटी होती है, मतलब ये क्या है आपका ट्रू है। ट्रू है तो आप बताओ मेरे को, ये पॉइंट है 0 0 है ना, ट्रू है तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने ज्वाइन करी है पी को क्यू से, तो इसका एरिया कहाँ आएगा बताओ, 0 0 की तरफ आएगा ना, तरफ का मतलब देखो ऐसे आएगा, तरफ का मतलब बच्चों इसका एरिया ऐसा आएगा, और कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि जो ये ऊपर हमने ये वाला एरिया बनाया है ए, और ये वाला एरिया A1 है मान लो, और ये वाला एरिया जो नया एरिया है बच्चों A2 है, इनमें कोई ना कोई इंटरसेक्शन आपको मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये अपनी तरफ जा रहा है, ये अपनी तरफ जा रहा है, A1 इंटरसेक्शन A2, यहाँ पे क्या है बच्चों 5 है, 5 है, तो जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ आ रही होगी कि अनबाउंडेड एरिया अगर आ जाए, फिजिबल रीजन आ जाए, तब भी आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
इसमें आपको जेड की इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है, यानी जेड की मिनिमम वैल्यू अपने को निकालनी है। और ये हमारे को कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन और दो कंडीशन। ये क्या होती है, ये तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपने को एरिया निकालना होता है। और लास्ट में शो क्या करना है, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ये कहता है कि जेड की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर होगी। ये तो बात की बात है, मैं आपको समझा ही दूंगा। पहले हम मेन अपना सोल्यूशन करते हैं कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले देखो इक्वेशन मानेंगे हम, इसको लेट करेंगे 2x प्लस वाई को 3 के इक्वल मान के चलेंगे। और यहाँ से बच्चों x प्लस 2y को 6 के इक्वल मान के चलेंगे। और इनका पहले हम नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे जैसे 10th क्लास का बच्चा बनाता है। सबसे पहले अपना काम है ग्राफ बनाना, उसके बाद सारी बातें डिसाइड होती है कि हमारे को क्या करना है। यहाँ पे x को 0 पुट करोगे y 3, y को 0 पुट करोगे x कितना आएगा आपका 6। इधर देखो x को 0 अगर पुट करोगे आप तो y बच्चों आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी ना 3/2। तो डेसिमल की वैल्यू को आप इग्नोर कर दो। मैं कहता हूँ जरूरी थोड़े है कि y को 0 ही पुट करना है, कुछ भी पुट करो। y को 1 पुट कर दो तो 3 - 1 2, तो x भी कितना आ जाएगा अपना 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक नई बात है जो आप सीख जाओगे इस क्वेश्चन के जरिए। यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेनी है 6, यानी कि 6 तक तो अपने को चाहिए 1 2 3 4 5 6, और y अपने को चाहिए 3 तक। ये लो मैंने 3 तक लिख दिया, 4 तक लिख दो चाहे। अब पॉइंट पुट करते हैं हम 0 3 1 1, पहले पॉइंट है बच्चों 0 3 ये रहा, और 1 1 1 1 पॉइंट ये रहा। हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली। सेकंड देखो 0 3 6 0, बच्चों 0 3 6 0, 0 3 तो यही पॉइंट है और 6 0 ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे सेकंड लाइन। ये आ गया। अब क्या करेंगे, कॉमन एरिया ढूंढेंगे। कॉमन एरिया ढूंढो। देखो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये क्या है आपका x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसमें जब हम 0 0 पॉइंट पुट करेंगे और इसमें भी 0 0 पुट करोगे आप, तो क्या होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए। ये भी बच्चों फॉल्स है और ये भी क्या है, फॉल्स। और जब सारे पॉइंट फॉल्स, सारे रिजल्ट फॉल्स आते हैं तो शेडेड एरिया जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, सबसे बाहर वाला होता है ना। यहाँ पे सबसे बाहर वाला कौन सा बनेगा, देखो आप पहली लाइन का एरिया ओरिजिन से दूर जाएगा तो रेड कलर का एरिया वहाँ उधर जाएगा, और इस ब्लू वाली लाइन का भी एरिया बाहर जाएगा है ना, ओरिजिन से दूर। तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें ये दोनों लाइनें आके एंटर करेगी, ये वाला एरिया है ना। क्योंकि बॉक्स के अंदर तो आप जा नहीं सकते, बॉक्स के अंदर तो जाने की अपने को इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ब्लू वाली लाइन, इस बॉक्स में ब्लू वाली लाइन एंटर नहीं करेगी, ना ही रेड वाली करेगी। इस बॉक्स में भी दोनों में से कोई भी एंट्री नहीं करेगी, तो ये बाहर वाला एरिया ही है। और ये क्या होता है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, UFR। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी रीजन अनबाउंडेड आए तो हमारे को 100% श्योरिटी नहीं होती कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं। लेकिन अपना काम तो क्या, पहले चेक करेंगे कॉर्नर पॉइंट। देखो बच्चों, एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिलेगा आपको, ए मान लो इसको 6,0, और एक हमारे को ये बी कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, ये कितना है आपका 0,3। बस बीच में तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हमारे को 2 कॉर्नर पॉइंट मिल गए। अब हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, जेड। कॉर्नर पॉइंट ए है 6,0 और बी है आपका 0,3। जेड देख लो क्या है, जेड क्या था आपका x प्लस 2y, x प्लस 2y, और इसको हमारे को मिनिमम करना है x प्लस में 2y, और इसकी अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू। देखो यहाँ से आपका इस पॉइंट के ऊपर z की मैं बात करूँ तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि 6 आ गया। और इस पॉइंट के ऊपर मैं z निकालूंगा तो x 0 है और y कितना है बच्चों 3 है, तो यानी कि ये भी 6 आ गया। तो देखो ये तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। दोनों वैल्यू 6 आ गई तो कोई बात नहीं, हमारे को मिनिमम वैल्यू पूछिए ना, तो आप ये मान लो कि इन दोनों में से या फिर ये दोनों की दोनों क्या है, मिनिमम वैल्यू है। लेकिन अभी तक श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है, क्योंकि जो हमारा शेडेड एरिया है वो क्या है बच्चों, अनबाउंडेड है। बट हम लिखेंगे ना, बट फिजिबल रीजन जो हमारा है, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो हम श्योर नहीं होते कि ये जो वैल्यू आई है 6 ये वास्तव में मिनिमम है भी या फिर नहीं है। हमारे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। नाउ वी चेक इट।
हमारे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेक करना पड़ेगा। और चेक करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया, बताओ आप। जो हमारे को z गिवन है x प्लस 2y, और जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है वो दोनों लिख के और बीच में साइन क्या लगा दो, लेस देन का। और इसका क्या बनाएंगे बच्चों, हम ग्राफ बनाएंगे, ड्रा इट्स ग्राफ। उसी ग्राफ शीट के ऊपर, अलग नहीं बनाएंगे, उसी ग्राफ शीट के ऊपर जो हमने पीछे बनाया है इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो लेट करेंगे, इसको इक्वल मानेंगे, इसको क्या मानोगे बच्चों, इक्वल मानोगे, फिर टेबल बनाओगे। वही प्रोसीजर रहेगा जो पहली दो लाइनों के लिए किया हमने। x को 0 पुट करेंगे y 3 आएगा, और y को 0 पुट करेंगे x कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। और फिर इसमें साथ साथ में 0 0 पॉइंट भी पुट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ना मेरे को। तो 0 इज लेस देन 6, और ये तो क्या है, बात ट्रू है, मतलब कि जो एरिया होगा वो अपना 0 0 की तरफ जाएगा। पॉइंट कितने हैं, 0 3 6 0। देखो 0 3 और 6 0 पॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे, ये रहा 0 3 और ये रहा बच्चों 6 0, ये रहा 0 3, ये रहा 6 0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, लेकिन लाइन कौन सी होगी बच्चों, डॉटेड होगी। लेकिन आप एक बात सोच के देखो, ये जो 0 3 और 6 0 पॉइंट थे ये तो इसी लाइन के थे, यानी कि लाइन हमारी बिल्कुल एज इट इज यही आएगी, ब्लू वाली। बस क्या फर्क आएगा दोनों में, ये डॉटेड होगी, ये क्या होगी बच्चों, ये बिल्कुल ब्लू लाइन के ऊपर ही आएगी, क्योंकि ब्लू लाइन की इक्वेशन भी तो यही थी ना। ब्लू लाइन की इक्वेशन भी बच्चों यही है, बस ये लाइन क्या है आपकी, डॉटेड है। ये लाइन क्या है, डॉटेड। डॉटेड का मतलब लाइन के जो ऊपर पॉइंट लाई करते हैं वो इस एरिया के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये क्या था, ट्रू था ना, इसका रिजल्ट क्या था बच्चों, ट्रू। ट्रू का मतलब इसका जो शेडेड एरिया होगा वो ये होगा, 0 0 की तरफ। देखो ये रहा 0 0, और इस नई वाला जो हमने अभी ग्राफ बनाया है इसका एरिया ऐसे जाएगा। अब ये बताओ क्या इन दोनों एरियाज में कोई कॉमन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A1, और इस रेड वाले को मैं नाम दे देता हूँ A2। A1 और A2 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 5 है। इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाता है तो इसका मतलब जो ये वैल्यू हमने निकाली है ना 6, ये वास्तव में क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z, सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया हुआ है, वही चीज़ें हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 6, और ये हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, देखो ये पूछा गया है कि z की मिनिमम वैल्यू जो है ना वो मोर देन 2 पॉइंट के ऊपर अकर करती है, मोर देन 2 पॉइंट के ऊपर। लेकिन बच्चा पता है क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि पॉइंट तो 2 ही है और दोनों के ऊपर z की वैल्यू क्या है, 6, यानी कि मिनिमम वैल्यू z की अकर तो करती है लेकिन 2 पॉइंट के ऊपर करती है, और आपसे पूछा गया 2 से ज़्यादा। तो मैं अब इसका लॉजिक बताता हूँ क्या होता है। जब भी कभी आपको इस चैप्टर के अंदर ये मिल जाए ना कि किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू सेम आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर z की चाहे मिनिमम वैल्यू है वो चाहे मैक्सिमम, वो वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, क्या कह रहा हूँ बच्चों मैं, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, मतलब कि AB, उसका कोई भी पॉइंट आप ले लो, आपका जो मन करे वो पॉइंट उसका ले लो। उन सभी पॉइंट्स के ऊपर z की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम। जो 6 आई है ना, आप ये A और B जरूरी नहीं, आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, ये वाला यहाँ ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। मैं कहता हूँ z की वैल्यू हर जगह क्या आएगी, सेम आएगी। क्या आएगी बच्चों, सेम। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं, अब मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ ये बात। हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू 6 आया है एट पॉइंट्स A कितना था अपना 6,0 एंड B कितना था बच्चों 0,3। 2 पॉइंट पे z की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स, ये मिनिमम वैल्यू अकर करती है एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट AB, यानी कि इस AB लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ना दुनिया में, उन सारे के ऊपर z की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 6 आएगी। प्रूव करें इसको, मैं क्या कर देता हूँ, वेरिफिकेशन बता देता हूँ आपको, लेकिन आपको एग्जाम में ये करनी नहीं है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जो लाइन सेगमेंट AB था, AB की इक्वेशन, AB वाली की इक्वेशन क्या थी बताओ, x प्लस 2y इक्वल टू 6 थी। इसकी इक्वेशन क्या थी बच्चों, x प्लस 2y इक्वल टू 6 थी ना। किसकी इक्वेशन है ये, AB की इक्वेशन, जो अपने को ग्राफ बनाया था क्वेश्चन में। अब इस लाइन के ऊपर मेरे को आप ये बता दो बस, कोई भी पॉइंट अगर मेरे को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। 2 पॉइंट तो मैंने निकाले, 2 पॉइंट तो मैंने निकाले बच्चों, एक कौन सा 6,0 और एक 0,3, एक 6,0 और एक 0,3,
ये 2 पॉइंट तो मैंने निकाले, लेकिन मैं तो कहता हूँ 2 से ज़्यादा निकालो, बल्कि आपको वेरीफाई करना है ना कि इनके अलावा भी जो पॉइंट होंगे ना उनके ऊपर भी Z6 ही आएगा। आप बताओ मेरे को कहाँ से निकाले हम वैल्यू। आप यहाँ से x की वैल्यू क्या लिख लो, 6 - 2y। y को कुछ भी पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो आप, x कितना आ जाएगा 4। y को अगर आप 2 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा बच्चों 2। y को अगर आप 4 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा -2 आ जाएगी ना। मैंने 3 वैल्यू निकाल के दिखा दी। अब देखो, अब अपना z था जो वो कितना था x + 2y। z कितना था अपना बच्चों, x प्लस में 2y था ना। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एट पॉइंट, इन सारे पॉइंट के ऊपर जो मैंने ये निकाले है ना 4,1, इस पॉइंट के ऊपर z कितना होगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, देखो 6 है ना। अब अगले पॉइंट पे आओ, एट पॉइंट 2,2, 2 पे निकाल के दिखाओ z आपका, x कितना 2 प्लस 2 इंटू y कितना 2, ये भी कितना आ गया 6 आ गया। तीसरे पॉइंट पे निकाल के दिखाता हूँ आपको, एट पॉइंट -2,4, यानी कि z कितना आएगा अपना, x कितना है बच्चों -2 प्लस 2 इंटू y कितना 4, 8 में से 2 गया 6, देखो आ रही है ना 6। मैं कहता हूँ चाहे हज़ारों पॉइंट ले लो, सभी के ऊपर z की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैंने ये बात प्रूव कर दी कि अगर किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर z आपको सेम मिलता है तो उस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे ना उन सभी के ऊपर z क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए कह रखा है कि सिर्फ 2 पे नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा पॉइंट पे z की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने एक टेबल बना दिया आपके लिए। आप ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक, अपनी बुक के पेज पे लिख लेना या फिर क्वेश्चन को टिक कर लेना, ताकि जब आप बाद में रिवाइज करो ना तो एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ रिवाइज कर सको। मैंने क्या कहा, फिजिबल रीजन जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, आपकी बुक के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जहाँ पे फिजिबल रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक तो एग्जाम्पल 5 है आपकी बुक का और एक एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। जहाँ फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो बच्चों 2 ही क्वेश्चन है। एक आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 4 और एक एक्सरसाइज फर्स्ट का आपका क्वेश्चन नंबर 9। जहां फिजिबल रीजन तो अनबाउंडेड है लेकिन बच्चों मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि उनमें कॉमन एरिया नहीं आता कोई भी। ये काफ़ी एग्जाम्पल आपके, देखो 6 तो एग्जाम्पल है। फिर बात करें एक्सरसाइज 12.1 में ये 2 क्वेश्चन है, 12.2 में ये 3 क्वेश्चन है, 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन है। ये सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा, बट आप लिख लो ताकि बाद में जब आप रिवाइज करो ना तो इन एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ ही रिवाइज कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। अब हम चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहता है बच्चों, सोल्व करना है इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है इसको। तो निकाल देंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो पहले हम इन इक्वेशन का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। x + 3y को क्या मानेंगे, 60 मानेंगे। फिर हम क्या मानेंगे बच्चों, x + y को 10 मानेंगे। और तीसरी इक्वेशन भी है इस क्वेश्चन में, ये रही x, देखो ये है x इज लेस देन इक्वल टू y, ये है ना। इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, x - y इज लेस देन इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या मानते थे इसको, x - y को 0। हम तो इक्वल का साइन मान के चलेंगे क्योंकि पहले हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो बना लेते हैं ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 पुट करो, y 20 आएगा। y को 0 पुट करो, x कितना आएगा आपका 60। यहाँ पे तो x + y 10 है दोनों मिला के, तो अगर x आपका 0 होगा तो बच्चों y 10 रखना पड़ेगा, y को 0 रखोगे तो x को 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। x और y का डिफरेंस 0 है बच्चों। डिफरेंस 0 का मतलब क्या होता है कि दोनों की भी दोनों वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। डिफरेंस 2 नंबर का 0 कब होता है, जब जितना x हो उतना ही क्या हो, y हो। ये क्या ले लो आप, 10 10 ले लो। यहाँ पे 1 2 मत लेना क्योंकि 10 20 60 ऐसे चल रहे हैं, तो मैं 10 10 का गैप लूंगा x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर, इसलिए मैंने ये क्या ले लिया, 10 10 ले लिया। 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, मतलब कि 1 2 ऐसे मत लेना, अदरवाइज आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब क्या करो, आप ग्राफ बना दो इसका। ग्राफ बनाने के बाद आपको सारी कहानी अपने आप ही समझ आ जाएगी कि इस क्वेश्चन के अंदर नई बात क्या है। हर क्वेश्चन में देखो कुछ ना कुछ बातें तो अलग होगी जो आपको सीखने को मिलेगी आज। x की वैल्यू मान लो 60 तक है, तो मैं यहाँ पे 10 20 30 40 50 और 60 ले लेता हूँ, और ऐसे ही मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ कुछ 30 40। ये देखो अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट 0 20 60 0, देखो बच्चों 0 20 ये रहा और 60 0 ये रहा। पहली लाइन का जो ग्राफ होगा वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन आ गई।
पहली लाइन का ग्राफ आ गया ये, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। इक्वेशन तो आदत डाल लो साथ साथ में नाम देने की, क्योंकि बाद में जब तीनों इकट्ठी हो जाएगी ना तो आपको ये नहीं पता लगेगा कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है, दोबारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी 0 10 10 0, 0 10 10 0। देखो बच्चों हम इसको नाम देते हैं 0 10, ये पॉइंट है, ये 10 0 पॉइंट है। इन दोनों ग्रीन वाले पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ये आ गया अपना सेकंड। आगे तो ज्वाइन करो चाहे ना करो, क्योंकि हमारे को जो एरिया ढूंढना होता है वो कहाँ पे ढूंढना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो सेकंड में चला गया, इसका तो कोई वैसे ही यूज नहीं है। फिर 0 0 10 10, 0 0 10 10। देखो बच्चों ये रहा 0 0 और ये रहा 10 10, यानी कि ये पॉइंट रहा 10 10। तो इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका क्या आ गया, थर्ड लाइन का ग्राफ आ गया। अब हमारे को क्या करना है, अपना कॉमन एरिया ढूंढेंगे। कॉमन एरिया के लिए देखो फिर वही बात, हम तीनों वैल्यू इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा। x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, यहाँ से लिखना है जो स्टार्टिंग में दे रखी है आपको। x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 और x माइनस वाई, देखो ये x इज लेस देन इक्वल टू y है, या फिर मैं कह सकता हूँ ना x माइनस वाई लेस देन 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे तो बच्चों आप 0 0 पॉइंट पुट कर सकते हो। देखो 0 0 पुट करोगे 0 लेस देन इक्वल टू 60, यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10। पहले तो मैं इन दो को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू, और इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, फॉल्स। और पॉइंट कौन सा पुट किया आपने, 0 0, यानी कि 0 0 की रिस्पेक्ट में आपको देखना है पहली लाइन ट्रू दूसरी लाइन फॉल्स। देखो बच्चों 0 0 ये पॉइंट होता है, पहली लाइन का मतलब ये रेड वाली लाइन, पहली लाइन का आंसर क्या है, ट्रू है। इसका मतलब अंदर की तरफ आएगा। थोड़ा सा एरिया शेडेड कर दो ताकि आपको हिंट मिल जाए, ऐसे बस एरो लगा दो छोटी सी, ठीक है, ये लगा दी ताकि अपने को बार बार ना देखना पड़े, याद तो आपको रहेगा नहीं है ना, तो हमने एक एरो लगा के छोड़ दी। सेकंड का फॉल्स बच्चों 0 0 से दूर जाएगा, तो देखना एक तो इस बॉक्स के अंदर एरो लगा दो, एक इस बॉक्स में, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपने को रहना है। अंदर तो यहाँ तो आप आ नहीं सकते, यहाँ तो अपने को इजाजत है नहीं क्योंकि फॉल्स है। अब बात आती है थर्ड की, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये थर्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये लाइन खुद बेचारी 0 0 से पास हो रही है। मैंने कहा था ना जहां कांस्टेंट टर्म 0 हो वो लाइन खुद 0 0 से पास होगी। अब जो लाइन खुद 0 0 से पास हो रही है तो उसमें 0 0 पॉइंट पुट नहीं करना, यानी कि वो पॉइंट पुट नहीं करना जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है, क्योंकि उससे अपने को पोजीशन पता नहीं लगेगी। मान लो 10 10 पुट कर लिया तो 10 के इधर लेके आओगे एरिया को या उधर लेके आओगे, आपको कैसे पता कि 10 10 से दूर जाना है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है ना वो पॉइंट आपको पुट नहीं करना, मेरी बस इतनी सी बात मान लो, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर वे सारे पॉइंट लाई करते हैं जहां एक्स और वाई क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई क्या है आपका, इक्वल। तो बस इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट पुट कर लो, एक्स और वाई को इक्वल नहीं मानना, आप 10 20 पुट कर लो। इसमें क्या पुट कर लो आप 10 20। तो देखना एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 20। -10 0 से छोटा है, बताओ ये तो ट्रू है ना, क्योंकि -10 0 से क्या होता है, छोटा ही होता है। -10 आपका 0 से छोटा। तो देखो इस लाइन का आंसर ट्रू आया है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना ट्रू किसकी रिस्पेक्ट में है, पॉइंट देखना है आपको 10 20। 10 20 पॉइंट ग्राफ पे कहाँ मिलेगा, ये रहा 10 और बच्चों ये रहा आपका 10 20 की जगह मैं 30 ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि 20 में आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे। आप 20 की जगह क्या ले लो, रिजल्ट तो सेम ही आना है। 20 की जगह 30 लोगे तो यहाँ पे 30 लिखोगे तो यहाँ पे -20 वही ट्रू आएगा। 10 30 पॉइंट देखो अब इस ग्राफ के ऊपर कहाँ है, ये रहा 10 और ये रहा 30, थर्ड वाली लाइन यानी कि ब्लू वाली लाइन, और इसका आंसर ट्रू है। ट्रू का मतलब बच्चों जो पॉइंट आपने लिया है ना, ये वाला पॉइंट 10 30, ये 10 30 पॉइंट है, इसकी तरफ का मतलब बच्चों देखो ऐसे, है ना, ऐसे ही तो बनाओगे, क्योंकि दूर जाता तो आप ऐसे नीचे की तरफ बनाते। अब देख लो तीनों एरिया आपको मिल गए, कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे तीनों लाइनें एंटर करेगी। अच्छा इसका एरो थोड़ी यहाँ पे भी लगा देना, क्योंकि तरफ जाना है इस पॉइंट के, तो ऐसे भी तो जा सकती है। तो अब आपको खुद पता लग गया कि कौन सा एरिया मैं कहना चाहता हूँ। देखो ये वाला छोटा सा जो एरिया है ना, इसके अंदर सारी लाइनें तीनों की तीनों लाइनें एंट्री करेगी ना एंट्री। तो बस मेरे को यही तो रीजन ढूंढना होता है, इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मेरे को मिल गया, फिजिबल रीजन मिल गया मेरे को। तो बच्चों सारे पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट ये है, देखो मेरे को अब क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया मेरा, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। इसको नाम देता हूँ ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब आप बस मेरे को ये बता दो किन किन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट पता लग रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे को नहीं पता, क्यों, यहाँ पे एक्स कितना है वाई कितना है मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो। बी के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे को नहीं पता, सी के पता है मेरे को, सी पे
बच्चों ए के भी नहीं पता, बी के भी नहीं पता, सी के पता है मेरे को। क्या है सी के कोऑर्डिनेट आपके, देखो एक्स तो 0 है और वाई कितना है बच्चों 20, ये है। टी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, टी के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 0,10। लेकिन अब ए और बी के कैसे निकाले, मैंने आपको बताया था ना, जब 3 लाइनें या 4 लाइनें आएगी तो आपको मुश्किल आने वाली है, लेकिन मैंने जो तरीका बताया उसके ऊपर रहो। आप बस ये देख लो कि ए पॉइंट के ऊपर आकर कौन सी 2 लाइनें मीट कर रही है। एक तो ग्रीन वाली लाइन, और ग्रीन वाली क्या है सेकंड। ए पॉइंट से होकर कौन सी लाइन गुजरती है, एक ये ब्लू वाली लाइन है ना, और ब्लू वाली लाइन क्या है बच्चों थर्ड। यानी कि ए पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड 3। तो 2 और 3 को आपस में सोल्व करोगे आप, तब जाके आपके ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। ऐसे ही बी देखो, बी फर्स्ट और थर्ड का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ लाइन 1 एंड 3। मतलब कि 2 और 3 को आप आपस में सोल्व कर लो, आपको ए मिल जाएगा। 1 और 3 को आपस में सोल्व कर लो, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, बी मिल जाएगा। तो करें हम सोल्व। अब देखो, अब हम एक 2 और 3 को करते हैं, एक 1 और 3 को। 1 क्या है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 60। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्या है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी कि 3 इक्वेशन है। मैं अब तीनों को क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। टू फाइंड ए, पहले ए को फाइंड आउट करूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये सेकंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू 0 है। x कितना आएगा बताओ, यहाँ से इन 10 और 0 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 आएगा। x और y इक्वल है और दोनों का सम 10 है, तो इसका मतलब x और y दोनों कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो यानी कि a पॉइंट अपने पास आ गया कितना, 5,5 a आ गया। अब आप क्या निकालेंगे बच्चों, टू फाइंड पॉइंट b। अब हम b पॉइंट निकालेंगे। b किसका इंटरसेक्शन है, 1 और 3 का। ये किसका है बच्चों, 1 और 3 का। देखो पीछे लिख रखा है मैंने, 1 और 3 का है b। तो 1 लिख दो, x प्लस 3y इक्वल टू 60। और 3 लाइन है, x और y क्या है बच्चों, इक्वल है। x और y इक्वल है तो इसमें आप क्या करो, y की जगह x लिख दो, जब इक्वल ही है। 4x इक्वल टू 60। x कितना आ गया बच्चों आपका 15, तो x भी 15 आ गया और y भी कितना आ गया 15। तो ये चारों के चारों पॉइंट आ गए, चारों पॉइंट आ गए। अब आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। अब आप बच्चों क्या बना लो, टेबल बना लो। अब तो आपको आता ही है सारा का सारा काम। यहाँ पे लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे लिखोगे आप z की वैल्यू। कॉर्नर पॉइंट क्या है आपके, a b c और d। a कितना निकाला हमने, देखो a ये रहा 5,5, b हमने कितना निकाला 15,15 और c देखो पीछे से, c कितना है आपका 0,20 और d है 0,10। ये है 0,20 और ये है 0,10, चारों पॉइंट निकाल दिए। z की वैल्यू क्या है देख लो, z की वैल्यू है बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालनी है। 3x प्लस 9y, ये क्या है आपका z, 3x प्लस में 9y। आपको मिनिमम वैल्यू भी बतानी है, मैक्सिमम भी। पुट करें, अब फटाफट पुट करता हूँ मैं। देखो z और ये दोनों इक्वल है, तो ये कितना होगा आपका 15, तो ये हो जाएगा है ना, 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 9 5 जा 45 यानी कि 60 हो गया। यहाँ पे पुट करो, दोनों इक्वल है। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो z आएगा आपका कितना 180। यहाँ पे x को 0 और y को 20 पुट करोगे तो ये कितना आएगा आपका 180। यहाँ पे आप इसको पुट करोगे तो कितना आएगा आपका 90। अब बता दो मेरे को मिनिमम वैल्यू कितनी है सब में, 60। 60 तो क्या है मिनिमम वैल्यू, तो z की कितनी है बच्चों, मिनिमम वैल्यू ऑफ z वो तो कितनी है 60। और मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे अकर कर रही है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 180 और 180। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 180 और लिख देना ये मिनिमम वैल्यू ऑफ z occurs at the point a 5,5 and maximum value occurs at 2 points b and c which is 180। बट मैंने कहा था ना, अगर 2 पॉइंट पे अकर करती है तो इनफाइनाइट पॉइंट पे अकर करेगी। ये कौन सी, b और c लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ना bc पे, वो सभी के ऊपर z की वैल्यू क्या आएगी बच्चों आपको 180। बस ये थोड़ी सी लाइन लिखनी है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों की तरफ एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता। एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले क्या जाएगा, ग्राफ के ऊपर। अगर ग्राफ आपका बिल्कुल ओके है, क्योंकि देखो पेपर में आपका एक ही क्वेश्चन आएगा ग्राफ का, है ना, एक क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर के पास ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन है। इतने बच्चों के पेपर चेक करते करते उसके दिमाग में ये डायग्राम बैठा हुआ है। जैसे ही वो डायग्राम को देखेगा उसको पता लग जाएगा बच्चे का डायग्राम क्या सही है। डायग्राम सही होगा और लास्ट में फिर क्या देखेगा वो बच्चों, ये आंसर देखेगा आपका।
ये भी सही है। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि बीच की क्या कहानी आपने लिख रखी है वो आपको पढ़े, ठीक है। कोई बहुत ही सनकी टाइप का टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, वो तो पढ़ेगा सब कुछ, लेकिन मैक्सिमम टीचर क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे और ग्राफ अगर सही है तो आपका लास्ट का आंसर देख लेंगे और बस आपको पूरे नंबर दे देंगे, यही होता है, ठीक है। बट आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप सब कुछ इसको डिटेल में लिख दो आप। अब देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कंडीशन आपको दोनों दे रखी है, ये तो आसान क्वेश्चन है, कर ही लोगे आप। एक्स वाई क्या है आपका, ग्रेटर देन 0, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब देख लो आप क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। बीच के जितने भी क्वेश्चन है ना मैं करवा चुका हूँ आपको, मैं छुड़वाऊंगा एक क्वेश्चन भी नहीं आपको, पूरी बुक का हर एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा। इसके अंदर भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपको कंडीशन देखो 1 2 3 तीन लाइनें बनानी है आपको ग्राफ की। और ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरिया है। तो x प्लस 2y क्या मानोगे आप, 120। x प्लस वाई को आप क्या मानोगे बच्चों, 60। और x माइनस 2y को आप क्या मानोगे, 0। बस इसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ आपको 0 0 पुट नहीं करना, 0 0 पुट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये लाइन खुद ओरिजिन से पास हो रही है। देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है कुछ भी, x को आप 0 पुट करोगे तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये लाइन खुद 0 0 से पास हो रही है, इसमें 0 0 पॉइंट पुट मत करना, बस बाकी सब में कर लेना, इसमें भी इसमें भी। बाकी इस क्वेश्चन में नई बात कुछ है नहीं, अपने आप आपको सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है जेड को, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और तीन आपको ये कंस्टेंट्स दे रखी है, 1 2 3। और इनका मतलब क्या होता है कि एरिया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तीनों इक्वेशंस का हम क्या बनाएंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 100। इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मान के चलेंगे हम। और यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका, 200। यहाँ पे ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि ये इक्वेशन आपकी ओरिजिन से पास होती है ना, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे हम 0 0 पॉइंट पुट नहीं कर पाएंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं। हम ग्राफ बना देते हैं। देखो x को 0 पुट करोगे y कितना आएगा, 50। और y को 0 पुट करोगे x आपका आ जाएगा 100। और यहाँ पे आप एक तो x को 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, है ना, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। y क्या है बच्चों, आप 2x है। यहाँ पे लिख लो x और यहाँ पे लिख लो y, y 2x है। तो x को जितना पुट करोगे y उसका क्या आएगा, डबल आएगा। मान लेते हैं x को आप 20 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। इस इक्वेशन से भी आप 2 पॉइंट निकाल लो, ये 2 पॉइंट आपके आ जाएंगे। देखो यहाँ पे y को अगर आप 0 पुट करोगे तो x 100 आ जाएगा, लेकिन x को 0 पुट मत करना। उससे ये होगा कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 200। तो 200 तो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे तो देखो 50 और 40 तक काम चल रहा है अपना, तो y की वैल्यू कुछ और निकाल लो। ये प्लस के 2x उधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। अब आप x को कुछ भी पुट कर दो, देखो 100 तक तो है ही अपने पास, 80 पुट कर दो। अगर x को आप 80 पुट करोगे तो y बताओ कितना आएगा आपका, 40 आ जाएगा ना। y 40 आ जाएगा और x आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 80 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं, बस ग्राफ इसका बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा ग्राफ। x की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक है, 100 तक। तो मैं 20 20 का गैप ले रहा हूँ, 20 40 60 80 और 100। और y के ऊपर मैं गैप ले लेता हूँ 10 10 का, क्योंकि लास्ट वैल्यू अपने को 50 चाहिए। 30 40 और 50 ये हो गया। अब आप पॉइंट प्लॉट कर दो। देखो इसमें है 0 50 100 0 0 50 ये रहा पॉइंट, 100 0 पॉइंट बच्चों ये रहा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक लाइन की इक्वेशन, एक लाइन का ग्राफ आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट लाइन आ गई। अब हम करते हैं सेकंड। इसमें 0 0 और 20 40, 0 0 20 40 बच्चों देखो 0 0 तो ये रहा, 20 x 20 और y कितना है 40, ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। देखो इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो मान लेते हैं ये ग्राफ आपका ऐसा चला जाएगा, ऊपर तक ले जाओ इसको। ये ग्राफ आपका ऐसा चला गया, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड का ग्राफ बनाते हैं। 100 0 80 40, 100 0 80 40। देखो 100 0 कहाँ पे होगा बच्चों, ये रहा। 80 40 यानी x 80 है तो y कितना है 40, तो मतलब कि यहाँ पे होगा। अब इन दोनों लाइन को आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो बच्चों ये ग्राफ आपका ऐसा जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा जाके और इसको लाइन को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, ये कट करेगा। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या है, कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया ढूंढ लेते हैं।
मैं देखो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इसमें, ये क्या थी, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 0 0 पुट करोगे इसमें आप, तो यहाँ पे आएगा 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। एक यहाँ पे आप पुट कर दो, देखो इन इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, इसमें आप 0 0 पॉइंट पुट करोगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 200, यानी कि ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। इस इक्वेशन में हम 0 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वेशन, ये लाइन खुद ओरिजिन से पास होती है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, तो इसको बाद में देखेंगे। पहली इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा आपका बच्चों, फॉल्स, और दूसरे का ट्रू। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो देखो ये लाइन आपकी कितनी थी, थर्ड। पहला और तीसरा हम कर देते हैं, पहले का क्या है, फॉल्स है, देखो पहले का रिजल्ट फॉल्स और तीसरे का क्या है, ट्रू है। तो फॉल्स का मतलब इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में रेड लाइन का आंसर फॉल्स है, तो मतलब ये दूर जाएगी 0 0 से, एक यहाँ पे कर दो, एक यहाँ पे, है ना, एरो लगा दो। थर्ड का क्या है बच्चों आपका, ट्रू है। थर्ड लाइन देखो कौन सी है, ये वाली लाइन है ब्लू वाली, इसका आंसर क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब 0 0 की तरफ आएगा, तो थोड़ा सा इधर कर दो, इधर और इधर, है ना, ताकि हमारे को आइडिया हो जाए। अब बात करते हैं हम किसकी, सेकंड लाइन की। इसमें 0 0 पॉइंट पुट नहीं करेंगे, या ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं पुट करेंगे कि जिसमें y क्या हो, x का डबल हो, क्योंकि वो पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। देखो आप है ना ग्राफ पे आया करो, ग्राफ से आप देख लो, ये 40 है और ये 10 है, मान लो ये पॉइंट पुट कर लो, ये पॉइंट इस थर्ड लाइन पे है ही नहीं, सेकंड लाइन पे, ठीक है। तो ये 40 और 10 पॉइंट में आपका बच्चों पुट करके देखता हूँ, पुट 40 10, कोई जो आपका मन करे ना वो पॉइंट पुट कर लो। x को 40 पुट करोगे और y को 10 पुट करोगे, देखो 70 लेस देन इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स आ गया, यानी कि सेकंड लाइन का आंसर फॉल्स आ गया। लेकिन बच्चों किस पॉइंट की रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में। तो ये जो सेकंड वाली लाइन है, ये पर्पल वाली लाइन इससे दूर जाएगी, तो मतलब एक तो यहाँ पे कर दो और एक यहाँ पे कर दो। अब आपको खुद देख लो कौन सा एरिया आपका कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है ना, इस बॉक्स के अंदर तीनों लाइनें आके एंट्री करेगी, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड से सोल्व करेंगे, ये तो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अपने को। चारों पॉइंट निकाल देता हूँ मैं, देखो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट मानेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, 50,0, सॉरी 0,50, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स क्या 0। अच्छा इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास है नहीं, ना ही इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ना ही इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों, अपने पास इनमें से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है। ए तो कितना है 0,50, बी के भी कोऑर्डिनेट्स अपने पास नहीं है, सी के भी नहीं है, डी के भी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, बी के ऊपर कौन सी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो सेकंड ये वाली और एक फर्स्ट। बी है बच्चों फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सी किस किस का है, देखो सी है एक तो सेकंड का और एक थर्ड का, ये है बच्चों आपका सेकंड और थर्ड का। और टी क्या है, टी देखो ये पॉइंट है, डी के ऊपर आके क्या मिल रही है, एक तो थर्ड लाइन मिल रही है ना, और एक क्या है बच्चों, ये वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस है ना, और y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है हमेशा 0, यानी कि यहाँ पे हम x को 0 पुट कर देंगे ना थर्ड लाइन के अंदर, तो y की वैल्यू आ जाएगी, वो ये पॉइंट होगा। तो हम बारी बारी से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी, x प्लस 2y इक्वल टू 100, मैं नेक्स्ट पेज पे तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। और सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों आपकी, y इज इक्वल टू 2x। और थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ये तीनों इक्वेशन है, मैं बारी बारी से इनको सोल्व करता हूँ। पहले सोल्व करता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करें, देखो क्या आएगा, बिल्कुल आसान है सोल्व करना, कोई मुश्किल बात नहीं होती। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करोगे, y की वैल्यू को यहाँ पे कितना पुट कर दो, 2x, जहाँ y है बच्चों उसको 2x लिख दो, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 20, x 20 आ गया, तो y तो इसका क्या है डबल है ना, ये कितना आ जाएगा 40, तो यानी कि पॉइंट हो गया अपना 20 40। ये पॉइंट कितना हो गया बच्चों 20 40। फिर हमें कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना था, सेकंड एंड थर्ड का, जो कि बी था, या कोई भी नाम तो बाद में देख लेंगे। सेकंड और थर्ड को भी अपने को सोल्व करना था। ये देखो दोनों इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे y को 2x रखना, y की जगह आप 2x रखो, 2x रखोगे, x कितना आएगा बच्चों 50 आएगा, x 50 आ गया तो y कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट आ गया अपना 50,100, ये हो गया। अब एक लाइन हो रहेगी अपनी, वो क्या थी, थर्ड लाइन, ये तो थर्ड लाइन है, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे y एक्सिस है, और y एक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर x की वैल्यू तो क्या होती है 0, x को 0 रखोगे तो यहाँ से y कितना आ गया आपका 200, यानी कि 0,200। चारों पॉइंट आगे देखो 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 20 40,
1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 20 40, ये हो गया। ये पॉइंट कितना है आपका 0,200 और ये पॉइंट कितना है आपका एक और रह गया जो 50,100। 2 और 3 वाला कितना है 50 100। देखो चारों पॉइंट मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। अब हमें क्या करनी है, बस टेबल बनानी है और अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दो आप कॉर्नर पॉइंट्स। ये क्वेश्चन तो कोई मुश्किल है ही नहीं। कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर देखो बच्चों, ए लिखोगे आप 0,50, बी लिखोगे 20,40 और सी लिखोगे 50,100 और डी पॉइंट कितना है आपका 0,200। और जेड देख लो, जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, जेड की वैल्यू क्या है x + 2y, x + 2y जेड है अपना। इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकालो और मैक्सिमम वैल्यू भी पुट कर दो। ये पॉइंट पुट करोगे x की जगह 0 और y की जगह 50, तो बच्चों कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे x को 20 लिखोगे और y को 40, तो 2y कितना होएगा 80 यानी कि 120। ये कितना आएगा आपका, x को 50 लिखो और y को 100, तो 2y कितना आएगा 200 यानी कि 250। और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों आपका, x जो है वो कितना है 0 और y कितना है 200, तो ये कितना आ गया आपका 400। अब देख लो मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट देख लो, बस पॉइंट हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। 0,200 आ गया एक पॉइंट हमारा। 0,200 में देख लेता हूँ कौन सा आया था हमारा, 0,200। 2x + y = 200, ये कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड। हाँ ठीक है, ये चारों वैल्यू आ गई 0 50 20 40 50 100 0 200। इन पे x की वैल्यू, हम z की वैल्यू देख लो एक बार दोबारा, x + 2y, x + 2y, तो x को 0 पुट करेंगे, y को 50 पुट करेंगे, तो 2y हो जाएगा 100, ये आ गई। 20 प्लस ये अपना आ जाएगा 80, 20 + 80, सॉरी यही मैं देख रहा था, ये कितना आया आपका आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। ये तो क्या है बच्चों मैक्सिमम है, ये वैल्यू तो क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू देखो 2 पॉइंट के ऊपर है ना, 100 100। और मैंने आपको कहा था कभी भी आपको 2 पॉइंट के ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर होती है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। और कौन से लाइन सेगमेंट पे, इस ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने से, देखो ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट यानी कि ये ग्रीन वाला, इसके ऊपर लाखों पॉइंट है। इन सभी पॉइंट के ऊपर जेड की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, कितनी 100। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, आप लास्ट में लिख देना यहाँ पे, इसका ग्राफ ये बनेगा, मैंने आपको दिखा रखा है। सो जेड इज मिनिमम, z is minimum at infinite number of points, at infinite number of points। और कौन कौन से पॉइंट होंगे, which lie on AB, जो AB लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करते हैं उसके ऊपर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी z की, वो भी लिख दो। मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z वो बच्चों कितनी थी 100। मिनिमम वैल्यू के बारे में बात होगी पूरी। अब मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट, कौन से पॉइंट के ऊपर है देख लो। मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों आपकी पॉइंट किसके ऊपर, 0 200 के ऊपर है ना, इज एट 0,200। और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी 400। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 400। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ये वाला, इस पूरे लाइन सेगमेंट के ऊपर z की वैल्यू सेम आएगी, कितनी 100। ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी बच्चों 12.1 कंप्लीट।